एक दिन आसमान से एक शक्तिशाली फायर ड्रैगन सीधा रॉयल किंगडम पर उतरता है। ये वही देश था जो अपनी जबरदस्त मैजिक पावर के लिए मशहूर था। ड्रैगन शहर की दीवार पर बैठकर नीचे खड़े इंसानों को घोरता है। बिना वक्त गंवाए पूरा किंगडम उस पर एक साथ मैजिक अटैक्स बरसा देता है, लेकिन ड्रैगन पर उसका जरा भी असर नहीं होता। अगले ही पल वो अपनी भयानक फायर ब्रेथ छोड़ता है और पूरा शहर आग की लपटों में डूब जाता है। जब सबको लगता है कि उनका अंत आ गया है, तब ड्रैगन की नज़र एक रोती हुई छोटी सी लड़की पर पड़ती है। वो अचानक हमला रोक देता है, एक आखिरी चेतावनी देकर वहां से उड़ जाता है। कई साल पहले इसी फायर ड्रैगन की माँ स्पिरिट फॉरेस्ट के गहरे हिस्सों में रहती थी, जहां जानवर, मैजिकल बीस्ट्स और स्पिरिट्स सब मिलकर रहते थे। एक दिन उसे एक ऐसी गुफा मिली जो उसके अंडे को सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल सही थी। अंडे को अपनी आग से गर्म रखने के बाद वो शिकार की तलाश में निकल गई, लेकिन कुछ ही देर बाद इंसानों ने उसके सिर में भाला घुसा दिया और वो वहीं जमीन पर गिरकर मर गई। उसी रात केटसेथ नाम की एक इंटेलिजेंट बिल्ली अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंची। उसे वो जगह पसंद आ गई और कुछ ही समय बाद उसने 3 प्यारे किटन्स को जन्म दिया। फिर एक दिन ड्रैगन का अंडा भी टूट गया और उसमें से एक नन्हा फायर ड्रैगन बाहर निकला। बिल्ली ने देखा कि वो बिल्कुल नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, इसलिए उसने उसे भी अपने बच्चों की तरह अपना लिया। अगले दिन माँ बिल्ली सभी बच्चों को शिकार सिखाने ले गई। उसने एक चूहे पर झट से हमला करके दिखाया और आसानी से खाना पकड़ लिया। धीरे धीरे केटसिथ के बच्चे अपनी पूंछ की मदद से अलग अलग मैजिक इस्तेमाल करना सीख गए, लेकिन छोटा ड्रैगन उनकी बराबरी नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद ड्रैगन ने अपने पंख फैलाकर पहली बार उड़ना शुरू कर दिया। सब उसे देखकर हैरान रह गए, लेकिन उड़ते उड़ते उसके मुंह से बस एक छोटी सी आग निकली और वो सीधा जमीन पर आ गिरा। माँ बिल्ली उसकी अलग ताकत की तारीफ ही कर रही थी कि तभी उसने पास ही कुछ इंसानों को देख लिया। उसने तुरंत सब बच्चों को समझाया कि ये बिगिनर्स फॉरेस्ट के ह्यूमंस हैं, जो अक्सर शिकार करने आते हैं। कुछ इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत से बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनमें से कई भालू से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए बिल्लियां उनके लिए आसान शिकार बन जाती हैं। ये सुनकर बच्चों ने समझ लिया कि उन्हें ह्यूमंस की स्मेल पहचानना जरूरी है, ताकि गलती से भी उनके सामने ना आ जाएं। माँ बिल्ली उनकी समझदारी देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसके बच्चे बड़े होने लगे थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद अचानक एक ह्यूमन समनिंग स्पेल माँ बिल्ली को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बच्चे रोते हुए उससे रुकने की गुजारिश करते हैं। माँ उन्हें तसल्ली देती है कि उसने सबको अच्छा शिकारी बना दिया है। जब तक सब साथ रहेंगे और एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, तब तक जंगल के खतरनाक जानवरों से बच सकते हैं। जाने से पहले वो बताती है कि जंगल में उनके और भी रिश्तेदार मिल सकते हैं, जो उनकी खुशबू से उन्हें पहचान लेंगे। आखिरी बार वो सबको बताती है कि उसे अपने हर बच्चे पर बहुत गर्व है, और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उसके बाद तीनों बिल्ली के बच्चे गुफा छोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन फायर ड्रैगन वहीं रुककर अकेला शिकार करने लगता है। एक दिन जब वो गुफा के बाहर आराम कर रहा था, तब उसकी बड़ी बहन एक काली बिल्ली को साथ लेकर वापस आई। कुछ महीने बाद उसने 3 प्यारे किटन्स को जन्म दिया। ड्रैगन उनके साथ खेलता, उन्हें शिकार करना सिखाता और समझाता है कि कभी किसी ऐसे बिल में सिर मत घुसाना जहां से बाहर ना निकल सको। वो ये भी बताता है कि शिकार के वक्त खुशी में पूंछ मत हिलाना, वरना शिकार भाग जाएगा। साथ ही वो उन्हें इंसानों के खतरे के बारे में भी चेतावनी देता। जब किटन्स बड़े हो गए, तो वो भी गुफा छोड़ते वक्त अपने प्यारे अंकल का शुक्रिया अदा करके चले गए। अगले दिन एक सफ़ेद बिल्ली वहां पहुंची, जिसके शरीर से उसके भाई बहन वाली ही खुशबू आ रही थी। उसने बताया कि उसके पिता ने कहा था कि अगर वो अपने बड़े भाई की गुफा तक पहुंच जाए, तो वहां एक बड़े पंखों वाला और बहुत दयालु बिल्ली जैसा राक्षस उसकी जरूर मदद करेगा। ये बात सुनकर फायर ड्रैगन की आंखों में आंसू आ गए। समय बीतता गया और फायर ड्रैगन धीरे धीरे और भी बड़ा और ताकतवर बन गया। इसी दौरान उसने स्पिरिट से बात करना भी सीख लिया। तब उन्होंने उससे एक सच बताया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वो असल में बिल्ली नहीं, बल्कि एक फायर ड्रैगन था। जैसे ही फायर ड्रैगन को पता चलता है कि वो असल में एक मैजिकल बीस्ट है, वो तुरंत अपने बिल्ली वाले भाई बहन को ये बात बता देता है। लेकिन उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती। वो तो उल्टा खुशी से उससे कहते हैं कि अब वो उन्हें और भी जबरदस्त मैजिक सिखाएं। उसी दिन ड्रैगन जंगल के ऊपर उड़ रहा होता है। तब उसकी नज़र कुछ इंसानों पर पड़ती है जो बहुत सी बिल्लियों का शिकार कर रहे होते हैं। गुस्से से भड़ककर वो सीधा उन पर टूट पड़ता है और अपनी आग से सबको खत्म कर देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि कोई सिर्फ बेचारी बिल्लियों को क्यों मारेगा। तब स्पिरिट्स उसे बताते हैं कि ह्यूमंस उनकी फर के लिए उनका शिकार करते हैं। ये बात सुनकर ड्रैगन का गुस्सा और भड़क उठता है। अगर वो खाने के लिए शिकार करते तो शायद वो माफ भी कर देता, लेकिन सिर्फ फर के लिए मासूम जान लेना उसके लिए बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। इसी वजह से वो सब बिल्लियों का रक्षक बनकर ह्यूमन किंगडम पर हमला कर देता है। हमले के दौरान उसकी नज़र एक छोटी लड़की पर नहीं, बल्कि एक सफ़ेद बिल्ली पर पड़ती है जो उसके भाई बहन जैसी दिखती थी।
तब वो इंसानों को आखिरी चेतावनी देता है कि अगर आज के बाद किसी भी वजह से खाने के अलावा किसी बिल्ली का शिकार किया गया तो उसका गुस्सा पूरे किंगडम को झेलना पड़ेगा। इतना कहकर वो वापस जंगल की तरफ उड़ जाता है। कई महीने बाद रॉयल प्रिंस को उसकी मेड सुला देती हैं, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। चुपके से कमरे से बाहर निकलकर वो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है। तलवार घुमाते हुए वो एक पत्ते को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बुरी तरह फेल हो जाता है। तभी एक छोटी बिल्ली वहां आकर चुपचाप उसे देखने लगती है। प्रिंस बचपन से ही बहुत कम मैजिकल पावर के साथ पैदा हुआ था। हार मानकर जब वो रुकने ही वाला होता है, तब उसकी नज़र उस प्यारी सी बिल्ली पर पड़ती है। वो प्यार से उसके चिन को स्क्रैच करता है और एक बार फिर स्पेल ट्राई करता है। इस बार पत्ता सच में जल उठता है। दोनों मिलकर उस छोटी सी जीत का खुशी से जश्न मनाते हैं। प्रिंस सोचने लगता है कि शायद ये बिल्ली जंगल से आई है। उसे अपनी टीचर्स की बात याद आती है कि जंगल की किसी भी बिल्ली को नुकसान पहुंचाना मना है, वरना इंपीरियल ड्रैगन पूरा किंगडम जला देगा। डर के मारे वो बिल्ली को आज़ाद कर देता है और दुआ करता है कि वो ठीक ठाक जंगल लौट जाए। अगली सुबह बिल्ली कहीं नजर नहीं आती, इसलिए प्रिंस समझ लेता है कि वो वापस चली गई। लेकिन उसी रात वो फिर उसी जगह उसका इंतजार कर रही होती है। प्रिंस दोबारा प्रैक्टिस शुरू करता है और फिर से बुरी तरह फेल होता है। इसके बाद भी वो हिम्मत नहीं मानता, बार बार कोशिश करता रहता है जब तक पत्ता दोबारा जल नहीं उठता। ये देखकर बिल्ली खुशी से ताली बजाती है। उस दिन के बाद बिल्ली हर रात प्रिंस की प्रैक्टिस देखने आने लगती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि एक दिन बिल्ली उससे इंसानों की तरह बात करने लगती है। एक रात बिल्ली जंगल से लाल बेरीज लेकर आती है। प्रिंस उस गिफ्ट के बदले रॉयल किचन से चोरी छुपे लाए हुए कुकीज उसके साथ शेयर करता है। दोनों मजे से खाते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ एक कुकी बचती है। प्रिंस वो भी अपने दोस्त को दे देता है, लेकिन बिल्ली विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उस कुकी को हवा में ही दो बिल्कुल बराबर टुकड़ों में काट देती है। ये देखकर प्रिंस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो फैसला करता है कि एक दिन उसकी मैजिक भी इतनी ही कमाल की होगी, लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता कि कोई अंधेरे में छुपकर उनकी हर हरकत देख रहा है। अगले दिन किंग को पता चलता है कि प्रिंस की दोस्ती स्पिरिट फॉरेस्ट की एक केट सिथ से हो गई है। वो तसल्ली करता है कि उसका बेटा उस बिल्ली को जबरदस्ती नहीं रोक रहा, और वैसे भी अगर ड्रैगन को सच बता दिया जाए कि ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं, तो शायद वो किंगडम पर हमला नहीं करेगा। तभी पूरे किंगडम में खतरे की घंटियां बज उठती हैं। फायर ड्रैगन एक बार फिर आसमान से उतर आता है। सब सोल्जर्स और आम लोग तुरंत पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। इसी बीच प्रिंस की बिल्ली दोस्त आगे बढ़ती है और ड्रैगन के सामने जाकर जोर जोर से म्याऊं करने लगती है। ड्रैगन भी उसी तरह जवाब देता है। दोनों की बातचीत देखकर सोल्जर्स बिल्कुल समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है। तभी एक सोल्जर कहता है कि उसे उनकी बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। उसके मुताबिक बिल्ली ड्रैगन को बता रही है कि वो एक इंसानों बच्चे को मैजिक सिखाना चाहती है। ड्रैगन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि वो इतने दिन से इंसानों के शहर में सिर्फ एक लड़के की मदद के लिए रह रही है। बिल्ली मुस्कुराकर कहती है कि प्रिंस मैजिक में इतना कमजोर है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगी तो शायद वो कभी भी अच्छा मैजिशियन नहीं बन पाएगा। इंपीरियल ड्रैगन गुस्से में अपने भांजे को याद दिलाता है कि उसने पहले ही सबको समझाया था कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन छोटा कैट सिथ बिना डरे जवाब देता है कि प्रिंस उसका दोस्त है और वो उस पर पूरा भरोसा करता है। तभी प्रिंस भी वहां पहुंच जाता है। बिल्ली खुशी से उसका परिचय अपने अंकल से करवाती है। ये देखते ही ड्रैगन को अचानक याद आता है कि जब उसने पहली बार किंगडम पर हमला किया था, तब भी एक बिल्ली ही इंसानों के साथ खड़ी थी। ड्रैगन बिल्कुल चुप हो जाता है जब उसका भांजा उसी की सिखाई हुई बात उससे याद दिलाता है। वो कहता है कि असली दोस्त हमेशा संभाल कर रखे जाते हैं, और अगर प्रिंस एक दिन किंग बना तो वो भी सारी बिल्लियों की हिफाजत करेगा और उनकी इज्जत करेगा। ये सुनकर ड्रैगन का गुस्सा शांत हो जाता है। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ वो कहता है कि आखिरी फैसला ह्यूमन किंग का होगा। अगर वो इजाजत देगा तभी प्रिंस को मैजिक सिखाया जाएगा। इतना कहकर ड्रैगन जमीन पर एक विशाल मैजिक सर्कल बनाता है। तेज रोशनी उसके पूरे शरीर को घेर लेती है और कुछ ही पलों में वो एक बड़े पंखों वाली बिल्ली के रूप में बदल जाता है। फिर वो सोल्जर्स को हुक्म देता है कि ह्यूमन किंग तक उसका संदेश पहुंचाया जाए। उसकी इच्छा है कि वो किंग से सीधी बात करे। प्रिंस दोनों बिल्लियों के साथ महल के अंदर जाता है। बिना किसी डर के किंग बिना ड्रैगन के पास आकर बैठ जाता है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद किंग बताता है कि ड्रैगन के परिवार की एक बिल्ली काफी समय से उसके बेटे का ख्याल रख रही है। ड्रैगन मुस्कुराकर बताता है कि वो उसका अपना भांजा है, जिसे उसने खुद शिकार करना और मैजिक चलाना सिखाया था। फिर वो समझाता है कि किसी तरह उसकी प्रिंस से गहरी दोस्ती हो गई है और अब वो उसे मैजिक सिखाना चाहता है, लेकिन ये तभी होगा जब किंग खुद इसकी परमिशन दे। किंग ये सुनकर हैरान रह जाता है।
केट सिट की मैजिक तो दुनिया की सबसे रेयर और लेजेंडरी टेक्निक्स में मानी जाती है। अगर प्रिंस ये सीख गया तो एक दिन ये ज्ञान पूरे किंगडम तक पहुंच सकता है। ड्रैगन को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती। वो बताता है कि उसने भी ये सारी मैजिक स्पिरिट से ही सीखी थी। जो भी स्पिरिट से बात कर सकता है वो इस हाई लेवल मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है। ये सच जानकर किंग बिल्कुल सन्न रह जाता है। स्पिरिट मैजिक तो सॉर्सरी का सबसे बड़ा राज माना जाता है, इतना ताकतवर कि पूरे देशों के बीच की ताकत का संतुलन बदल सकता है। किंग दिल से ड्रैगन का शुक्रिया अदा करता है और उसे इंपीरियल ड्रैगन कहकर सम्मान देता है। लेकिन ड्रैगन उलझन में पड़ जाता है। उसके हिसाब से वो बस एक आग उगलने वाला ड्रैगन है। तब किंग समझाता है कि इंपीरियल वो सबसे बड़ा खिताब है जो इंसान किसी ड्रैगन को देते हैं, जो सबसे महान और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ड्रैगन हंसकर कहता है कि उसे कैट ड्रैगन बुलाना ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि पैदा होते ही उसने अपनी पूरी जिंदगी एक बिल्ली की तरह गुजारी है। ये अजीब सा नाम सुनकर किंग जोर से हंस पड़ता है और खुशी खुशी उसकी बात मान लेता है। उस दिन के बाद प्रिंस अपने सबसे अच्छे दोस्त से स्पिरिट मैजिक सीखने लगता है। बाद में जब वो खुद किंग बनता है तो यही ज्ञान अपनी प्रजा तक भी पहुंचाता है। तब से जब भी रॉयल फैमिली में कोई प्रिंस या प्रिंसेस पैदा होता, स्पिरिट फॉरेस्ट से एक केट सिथ उनके पास आता, उनके साथ खेलता और धीरे धीरे उन्हें स्पिरिट मैजिक सिखाता। बदले में ह्यूमन किंगडम सारी बिल्लियों की हिफाजत करता और उनके साथ दोस्ती का रिश्ता हमेशा के लिए बना लेता। उधर कैट ड्रैगन जंगल में अपने बढ़ते हुए बिल्ली वाले परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी जीता रहता है। इसी दौरान वो माँ बिल्ली जो कभी ह्यूमन समनिंग स्पेल की वजह से गायब हो गई थी, अचानक एक मैजिक एकेडमी में नजर आती है। वहां उसके सामने एक डरपोक सी सुनहरे बालों वाली लड़की खड़ी होती है। टीचर उस लड़की को मुबारकबाद देते हैं कि उसने पहली ही कोशिश में एक केट सिथ को समन कर लिया। फिर वो कहते हैं कि अपने नए फेमिलियर को बताओ कि वो कहाँ आया है। लेकिन जैसे ही माँ बिल्ली म्याऊं करती है, लड़की इतनी घबरा जाती है कि सर से पैर तक कांपने लगती है। ये देखकर माँ बिल्ली तुरंत समझ जाती है कि इस बच्ची को तो उस नन्हे ड्रैगन से भी ज्यादा सहारे की जरूरत है। थोड़ी देर बाद लड़की बताती है कि एकेडमी में सब स्टूडेंट्स familiar समन करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। सब लोग कई दिनों से फेल हो रहे हैं, लेकिन वो खुद पहली ही बार में सक्सेसफुल हो गई। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था शायद ये सब कोई सपना है। ये सुनकर माँ बिल्ली को समझ आ जाता है कि उस लड़की का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट चुका है। उसी पल वो फैसला करती है कि अब वो इस बच्ची का पूरा ख्याल रखेगी। उसके अपने किटन्स अब काफी बड़े हो चुके थे, इसीलिए शायद किस्मत ने उसे यहाँ इसी वजह से भेजा था। प्यार से वो लड़की से उसका नाम पूछती है। हल्की सी मुस्कान के साथ छोटी सी विच अपना नाम बताती है, एन रोसा। एन की नई फमिलियर उससे प्यार से कहती है कि बाकी सब उस पर छोड़ दो और तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन जैसे ही एन एक बिल्ली को बोलते हुए सुनती है, वो इतनी ज्यादा शॉक हो जाती है कि सीधा जमीन पर गिर पड़ती है। माँ बिल्ली प्यार से उसके सर पर थपकी देती है और उसे होश में लाती है। उसी दिन क्लासेस खत्म होते ही माँ बिल्ली एन को सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाती है। ट्रेनिंग की शुरुआत एन अपना आइस नीडल स्पेल कास्ट करके करती है, लेकिन उसके स्पेल से सिर्फ बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा बनता है जो धीरे धीरे दीवार तक जाकर बिना कुछ किए टकरा कर टूट जाता है। एन तो अपनी प्रोग्रेस देखकर खुश हो जाती है, लेकिन माँ बिल्ली उसे अटैक मैजिक समझने के बजाय आइसक्रीम की तरह चबाना शुरू कर देती है। बेचारी एन शर्माते हुए समझाती है कि ये खाने के लिए नहीं, दुश्मन पर हमला करने के लिए था। ये देखकर माँ बिल्ली समझ जाती है कि एन को एक सही एग्जाम्पल की जरूरत है। वो अपनी पूंछ उठाती है और एक जबरदस्त लाइटनिंग स्पेल चला देती है। बिजली की ताकत देखकर एन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ बिल्ली बताती है कि ये सिर्फ एक सिंपल स्पेल है जिसे वो दुश्मन को बिना ज्यादा चोट पहुंचाए बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करती है। फिर वो एन को भी इसे ट्राई करने के लिए कहती है। एन तुरंत घबरा जाती है क्योंकि उसके हिसाब से लाइटनिंग मैजिक उसकी लेवल से बहुत ऊपर है। तब माँ बिल्ली उसे बार बार स्पेल को ध्यान से देखने को कहती है। तीसरी बार देखने के बाद एन हिम्मत करके स्पेल कास्ट करती है। इस बार सिर्फ एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है। माँ बिल्ली समझ जाती है कि ह्यूमंस मैजिक को इनकैंटेशन के साथ ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करते हैं। एन जोर से लाइटनिंग बोल्ट बोलकर दोबारा स्पेल चलाती है। इस बार मैजिक सफल हो जाता है और पहली बार वो अपनी ताकत पर दिल से गर्व महसूस करती है। अगली सुबह एन चैन की नींद सो रही होती है, तभी एक नरम सा पंजा उसके गाल पर पड़ता है। माँ बिल्ली उसे उठाकर फिर से सुबह सुबह प्रैक्टिस ग्राउंड ले जाती है। आज का पहला एक्सरसाइज बहुत सिंपल था। एन को लाइटनिंग बोल्ट बार बार कास्ट करना था जब तक वो उसकी आदत ना बन जाए। हर बार माना खत्म होने से उसकी टोटल माना कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब एन पूरी तरह थक जाती है तब माँ बिल्ली उसे आइस स्पेल की प्रैक्टिस करवाती है। एन फिर एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा बनाती है जो लगते ही टूट जाता है। अपने स्पेल की इतनी कम पावर देखकर एन उदास हो जाती है, लेकिन माँ बिल्ली उसे दोबारा कास्ट करने को कहती है और समझाती है कि मैजिक भी स्टैमिना की तरह लगातार प्रैक्टिस से ही मजबूत बनती है।
बाद में कैफेटेरिया में एन इतना खाना खाती है जैसे कई दिनों से भूखी हो। उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पहली बार उसे इतना अच्छा ब्रेकफास्ट करते देख रहे थे। क्लासेस के दौरान भी माँ बिल्ली उसके साथ ही रहती है। प्रोफेसर ने खास परमिशन दी थी क्योंकि वो जंगल के मैजिकल बीस्ट्स अपने बच्चों को कैसे पालते हैं इस पर रिसर्च कर रहे थे। जब स्टूडेंट्स अपनी आफ्टरनून क्लासेस के लिए चले जाते हैं, माँ बिल्ली चुपके से जंगल में शिकार करने निकल पड़ती है। वहां वो एक जेम रैट पकड़ लेती है जिसके माथे पर जादुई ताकत से भरा चमकता हुआ रूबी लगा होता है। माँ बिल्ली उस रूबी को भी मिठाई की तरह मजे से चबा जाती है। शाम को वो एन से पूछती है कि सिर्फ कुछ स्पेल्स कास्ट करके ही वो इतनी थक क्यों गई। एन बताती है कि आफ्टरनून क्लास में भी उसने काफी देर तक प्रैक्टिस की थी। ये सुनकर माँ बिल्ली सोचती है कि अब वक्त आ गया है उसे एक नया स्पेल सिखाने का। लेकिन ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही डिनर की घंटी बज जाती है और एन फिलहाल बच जाती है। उस रात माँ बिल्ली प्रोफेसर की रिसर्च में मदद करती है। वो बताती है कि कैटसिथ के बच्चे दूसरी स्पीशीज के मुकाबले बहुत जल्दी अपना घर छोड़ देते हैं। प्रोफेसर और भी हैरान हो जाता है जब माँ बिल्ली आराम से बताती है कि उसने पहले भी कई दूसरे मैजिकल बीस्ट को पाला है। कुछ के तो पंख भी थे, हालांकि उससे उनकी स्पीशीज के नाम नहीं पता। फिर वो बताती है कि वो उस जगह से आई है जिसे ह्यूमंस फॉरेस्ट ऑफ बिगिनर्स कहते हैं। प्रोफेसर समझाता है कि वो असल में एक बिगिनर डंजन की तरह है जहां हर तरह के मैजिकल क्रीचर्स रहते हैं। प्रोफेसर उसकी मदद के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है और दोनों उस दिन की बात वहीं खत्म करके आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह एक और नई ट्रेनिंग एन का इंतजार कर रही थी। नहाने का वक्त आते ही माँ बिल्ली की सबसे बड़ी मुसीबत शुरू हो जाती है। एन अपने हॉट स्प्रिंग स्पेल से बिल्कुल सही टेम्परेचर का गर्म पानी बना देती है। माँ बिल्ली हैरान रह जाती है कि बिना वॉन्ड के एन इतना एडवांस्ड वाटर स्पेल इतनी आसानी से कास्ट कर लेती है। जब एन उसे अच्छे से नहला रही होती है, माँ बिल्ली बचने की पूरी कोशिश करती है। वो बहाना बनाती है कि कैटसिथ रोज नहाते नहीं है, लेकिन एन बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है कि अगर माँ बिल्ली हर रोज उसके साथ क्लास में आएगी तो साफ सुथरा रहना जरूरी है। रात को सोने से पहले दोनों साथ बैठकर ह्यूमन लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं। माँ बिल्ली कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन वो किसी इंसान के साथ इतनी खुशी से रहकर सीखेगी। कुछ दिन बाद स्टूडेंट्स समनिंग मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी गलती से नेदर की दुनिया से कुछ डिमोनिक मॉन्स्टर्स समन हो जाते हैं। प्रोफेसर्स तुरंत सब स्टूडेंट्स को अटैक मैजिक यूज करने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि एक भी मॉन्स्टर स्कूल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसी बीच एन आगे बढ़ती है और लाइटनिंग बोल्ट कास्ट करती है। एक ही अटैक में सारे डीमन बैट्स चलकर खत्म हो जाते हैं। सबको लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन अगले ही पल समनिंग सर्कल से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। प्रोफेसर्स का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि वो एक ग्रेटर डीमन था। जब सब लोग डरे हुए खड़े थे तब माँ बिल्ली उसे देखकर खुशी से मुस्कुरा देती है, और उससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब वो ग्रेटर डीमन प्यार से उसे मॉम कहकर बुलाता है। ग्रेटर डीमन बताता है कि जब उसे पता चला था कि माँ बिल्ली किसी अनजानी जगह समन हो गई हैं, तब वो जंगल भर में उसे ढूंढता रहा। इसी तलाश के दौरान उसकी मुलाकात उसके रोते रहते ड्रैगन भाई से भी हुई थी। माँ बिल्ली तुरंत पूछती है कि उसका वो रोदू ड्रैगन और बाकी सब कैसे हैं। डीमन मुस्कुराकर कहता है कि सब ठीक हैं, लेकिन उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से आज तक उसका पूरा परिवार उसे बहुत याद करता है। प्रोफेसर कुछ पूछने ही वाले होते हैं कि माँ बिल्ली पहले ही समझा देती है कि ये भी उन्हीं पंख वाले बच्चों में से एक है जिसे उसने बचपन में पाला था। ग्रेटर डीमन तुरंत सफाई देता है कि वो मैजिकल बीस्ट नहीं बल्कि एक असली डीमन है, लेकिन माँ बिल्ली हंसी में कहती है कि उसके लिए दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। उसके बाद उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो कहती है कि जब नेदर का कनेक्शन खुली गया है तो क्यों ना इस जगह को एक असली डंजन बना दिया जाए। ग्रेटर डीमन मना करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ गेट बंद करने आया था क्योंकि ये पोर्टल बहुत खतरनाक है, लेकिन माँ बिल्ली उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि जब तक वो खतरनाक मॉन्स्टर्स को कंट्रोल में रखेगा तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। डीमन फिर पूछता है कि माँ बिल्ली आखिर यहाँ कर क्या रही है। दो पूंछ हिलाते हुए वो गर्व से एन की तरफ देखती है और कहती है कि वो इस छोटी विच और ट्रेन कर रही है। यह सुनकर ग्रेटर डीमन एकदम हैरान रह जाता है। वो महसूस करता है कि माँ बिल्ली की माना पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। शायद इतने सारे जैम रैट्स खाने की वजह से वो एक बिल्कुल नई स्पीशीज में इवॉल्व हो गई थी। आखिर में माँ बिल्ली प्रोफेसर और ग्रेटर डीमन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देती है। इस अग्रीमेंट के बाद मैजिक स्कूल के नीचे एक असली डंजन बना दिया जाता है। समय के साथ वही डंजन उस अकेडमी की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है और धीरे धीरे वो पूरे इलाके की सबसे मशहूर मैजिक अकेडमी बन जाती है।
कई सालों बाद अकेडमी के स्टूडेंट्स एक नए टीचर की बात करते हैं जिसका टाइटल फ्रॉस्टॉर्म था। अफवाह थी कि वो लाइटनिंग विप और बर्फ के तेज स्पीयर से अपने दुश्मनों को पल भर में हरा देती है। जब स्टूडेंट्स चुपके से क्लासरूम के बाहर झांकते हैं तो वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये वही एन है, और उसके साथ हमेशा की तरह उसकी मशहूर 2 पूंछ वाली फैमिलियर भी मौजूद थी। बाद में माँ बिल्ली प्रोफेसर से मिलती है जो अब अकेडमी के प्रिंसिपल बन चुके थे। वो डंजन के बारे में पूछती है और ग्रेटर डीमन का इतनी अच्छी तरह ख्याल रखने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है, चाहे उसका स्वभाव कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इतने में ग्रेटर डीमन एक छोटे और बहुत ही प्यारे रूप में अचानक सामने आ जाता है। वो हैरानी से पूछता है कि माँ आखिर यहाँ क्या कर रही हैं। माँ बिल्ली थोड़ा नाराज हो जाती है। इतने सालों बाद मिलने पर उसकी बेटी के मुंह से पहला सवाल बस इतना ही था। वहां खड़ी बाकी मैजिक टीचर्स भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि इतना खतरनाक ग्रेटर डीमन असल में एक छोटी सी बिल्ली जैसे रूप में घूम रहा था। जब माँ बिल्ली बताती है कि वो सिर्फ उससे मिलने आई है तो ग्रेटर डीमन शिकायत करता है कि डंजन के सबसे अंदर वाले कमरे तक का रास्ता बहुत खतरनाक मॉन्स्टर से भरा हुआ है। ये बात सुनकर माँ बिल्ली और भी नाराज हो जाती है, जैसे उसके लिए ऐसी मॉन्स्टर्स कोई बड़ी बात ही ना हो। उसे लगता है कि उसकी माँ को बचाने की जरूरत है, जैसे वो कोई कमजोर बुढ़िया हो जो कुछ मॉन्स्टर्स का सामना भी ना कर सके। ऊपर से उसने प्रिंसिपल के साथ चल रही उनकी बात भी बीच में ही रोक दी। माँ हल्का सा मुस्कुराते हुए इसकी बदतमीजी के लिए माफी मांगती है, लेकिन बेटा बिना वक्त गवाए उन्हें डंजन के अंदर अपने कमरे में ले जाता है। वहां वो बताती है कि अब वो अकेडमी में ही रहने वाली है। ये सुनते ही वो घबराकर रिक्वेस्ट करता है कि स्टूडेंट्स के सामने उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट ना करे, क्योंकि उसकी एक रिस्पेक्टेबल इमेज बनी हुई है। माँ हाँ तो बोल देती है, लेकिन चेहरे की शरारती स्माइल साफ दिखाती है कि वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं ले रही। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सब स्टूडेंट्स को बाहर जमा करता है ताकि उनकी नई टीचर से सबकी मुलाकात करवा सके। इतने सारे एक्साइटेड चेहरों को देखकर एन इतनी नर्वस हो जाती है कि बिल्कुल स्टैच्यू की तरह वहीं जम जाती है। तब उसका फेमिलियर सबको बताता है कि एन थोड़ी शर्मीली जरूर है, लेकिन मैजिक सिखाने में उसका कोई मुकाबला नहीं, और अगर किसी को फिर भी समझ ना आए तो वो खुद उनकी बिना रहम वाली ट्रेनिंग करेगी। उसकी ये मजाक वाली बात सुनते ही माहौल हल्का हो जाता है और एन हिम्मत जुटाकर अपना इंट्रोडक्शन दे देती है। कुछ दिन बाद एक स्टूडेंट एन से पूछती है कि अच्छी मैजिक होने के बावजूद भी वो फ्लोर 17 से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। एन समझाती है कि उसकी टेक्निक अच्छी है लेकिन उसका माना रिजर्व अभी भी बहुत छोटा है। ये सुनते ही लड़की उदास होकर कहती है कि शायद उसके लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची। एन उसे समझाती है कि माना भी स्टैमिना की तरह ट्रेनिंग से बढ़ाया जा सकता है। वो बताती है कि कभी उसका माना भी सबसे कमजोर था, इसलिए वो हर सुबह नाश्ता करने से पहले प्रैक्टिस करती थी और तब तक करती रहती जब तक पूरी तरह थक ना जाए। अगली सुबह वो स्टूडेंट हैरान रह जाती है जब ट्रेनिंग ग्राउंड पर एन पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। अपनी टीचर को सिर्फ उसकी मदद के लिए इतनी सुबह आया देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब मदर कैट उसका हौसला बढ़ाती हैं और बताती हैं कि एन भी कभी इतनी कमजोर थी कि उसके आइस नीडल्स देखने में बस छोटे आइस क्यूब जैसे लगते थे, लेकिन लगातार सख्त ट्रेनिंग और मेहनत ने उसे किंगडम की बेहतरीन कोर्ट मेज बना दिया। उस दिन के बाद एन रोज सुबह उस स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस करने लगती है। जब बाकी क्लासमेट्स को इस सीक्रेट ट्रेनिंग का पता चलता है तो वो भी खुशी से उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। महीने बीत जाते हैं और आखिर एक पार्टी ग्रेटर डीमंस डंजन का आखिरी फ्लोर भी क्लियर कर लेती है। सब जीत का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़े निराश होते हैं क्योंकि ग्रेटर डीमन देखने में बस एक पत्थर की मूर्ति जैसा लगता है, जबकि उनकी टीचर ने उसका क्यूट कैट फॉर्म बताया था। रिवॉर्ड के तौर पर वो सबको अपना असली प्यारा कैट फॉर्म दिखा देता है। हालांकि हर गुजरते पल के साथ उसे लगता है जैसे उसकी सारी डिग्निटी हवा हो रही हो। उसी दिन बाद में प्रिंसिपल एन की तारीफ करता है कि उसने स्टूडेंट्स को कमाल का टीचर बनकर गाइड किया है। मौका देखकर एन एक नया प्रपोजल रखती है। वो सजेस्ट करती है कि ग्रेजुएशन के करीब पहुंच चुके स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स के साथ गिल्ड क्वेस्ट्स पर भेजा जाए ताकि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके। प्रिंसिपल थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि इससे एकेडमी सिर्फ स्कूल नहीं कुछ और ही बन जाएगी, लेकिन एन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि सब कुछ उस पर छोड़ दिया जाए। इस तरह एकेडमी का पहला फील्ड एक्सरसाइज शुरू होता है। स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स के साथ जंगल में जाते हैं, जबकि एन की रेस्क्यू टीम स्टैंड बाय पर रहती है ताकि डिस्ट्रेस फ्लेयर दिखते ही तुरंत मदद के लिए पहुंच सके। तभी एन को आसमान में एक डिस्ट्रेस फ्लेयर नजर आता है और वो बिना एक सेकंड गवाए टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच जाती है। शाम तक सारे ग्रुप्स सुरक्षित वापस लौट आते हैं। एन के स्टूडेंट्स उदास होते हैं क्योंकि वो किसी भी मैजिकल बीस्ट को कैप्चर नहीं कर पाए, जबकि दूसरे ग्रुप्स ने कर दिखाया। एन उन्हें समझाती है कि ये उनका पहला फील्ड मिशन था। सबसे बड़ी जीत ये है कि वो सेफली वापस आए और असली बैटल का एक्सपीरियंस लेकर लौटे। उसके लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है और उससे अपने हर स्टूडेंट पर बहुत गर्व है। ग्रेजुएशन के दिन प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को ऑफिशियल
ऑफिशियली फुल फ्लेज्ड मेजेस डिक्लेयर करता है। एन और उसका फेमिलियर खुशी के आंसू रोक नहीं पाते। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होने के बाद एकेडमी से कई लेजेंडरी मेजेस निकलते हैं, जिनमें से हर एक अपनी अलग पहचान बनाता है। कुछ दिन बाद कैट ड्रैगन अपनी गुफा में चैन की नींद सो रहा होता है, जब पास ही 3 छोटे किटन्स खेल रहे होते हैं। मेटिंग सीजन के दौरान मदर कैट्स अक्सर उसकी गुफा को बच्चे पैदा करने के लिए चुन लेती हैं। इस बार भी 2 कैट कपल्स वहां पहुंचते हैं, जिनमें से एक को ड्रैगन पिछले साल भी देख चुका होता है। तब उसकी नजर एक माँ बिल्ली की जख्मी टांग पर पड़ती है। जब वो बताती है कि ये चोट किसी इंसान ने दी है तो ड्रैगन का गुस्सा तुरंत भड़क उठता है। लेकिन वो माँ बिल्ली साफ कर देती है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने बच्चों को ड्रैगन की गुफा जैसी सुरक्षित जगह पर जन्म देना। इतना सुनते ही कैट ड्रैगन बिना कुछ कहे अपने बड़े पंख फैलाता है और सीधा आसमान की तरफ उड़ जाता है। उसके अचानक चले जाने से दोनों कैट कपल्स हैरान भी हो जाते हैं और थोड़े परेशान भी। ड्रैगन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, इतनी बार वार्निंग देने के बाद भी इंसान सुधरते क्यों नहीं। उसने पहले ही कह दिया था कि बिल्लियों का शिकार सिर्फ खाने के लिए करो, बिना वजह कभी नहीं। तभी उसके कानों में एक बिल्ली की चीख पड़ती है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि 3 कैट सिट्स अपनी मैजिक से 2 एडवेंचरर्स की पिटाई कर रहे हैं, जो पहले से ही रस्सी से बंधे पड़े होते हैं। ये नज़ारा देखकर ड्रैगन भी एक पल के लिए सन्न रह जाता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तीनों बताते हैं कि असली गुनहगार ये इंसान है, इसलिए वो इन्हें ऐसी सजा देना चाहते हैं जो जिंदगी भर याद रहे। ये सुनते ही ड्रैगन जोर से डांट लगाता है। वो कहता है कि सबसे पहले मदर कैट्स की हिफाजत करनी चाहिए थी, ना कि बदला लेने भाग जाना चाहिए था। लेकिन कैटसिट्स भी पीछे नहीं हटते। वो बताते हैं कि ये लोग किसी दूर के देश से आए हुए गंदे शिकारी हैं। इतना जानकर ड्रैगन का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ता है, क्योंकि कम से कम ये पास वाले किंगडम के लोग नहीं थे। अब तीनों उन शिकारियों को बुरी तरह सजा देने ही वाले होते हैं, तब ड्रैगन उन्हें रोक देता है। वो समझाता है कि अगर किंगडम की जमीन पर किसी विदेशी की मौत हो गई तो दोनों देशों के बीच जंग भी शुरू हो सकती है। इससे सबका नुकसान होगा, इसलिए बेहतर होगा कि इन्हें किंगडम के हवाले कर दिया जाए ताकि कानूनी सजा मिल सके। तीनों बिना बहस किए उसकी बात मान लेते हैं। जब वो बंधे हुए एडवेंचरर्स को लेकर निकलते हैं तो ड्रैगन से भी साथ चलने को कहते हैं, लेकिन ड्रैगन मना कर देता है, क्योंकि उसके पास अभी नए बच्चों की देखभाल से भी ज्यादा जरूरी काम है। जैसे ही वो गुफा में वापस लौटता है, ब्लैक कैट घबराया हुआ उसे बुलाता है। उसकी वाइफ को लेबर पेन शुरू हो चुके होते हैं और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। माँ बिल्ली भी उतनी ही परेशान नजर आती है। तब ड्रैगन की नजर उसकी पहले वाली जख्मी टांग पर पड़ती है, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है। ब्लैक कैट गर्व से बताता है कि उसने रिकवरी मैजिक यूज की थी। ये सुनते ही ड्रैगन उसे डांट देता है। वो समझाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान रिकवरी मैजिक से बच्चे जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वक्त से पहले ही बाहर आने लगते हैं। एक कपल को मुश्किल से शांत कर पाता ही है कि तब तक दूसरी मदर कैट को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। ड्रैगन मजाक में सोचता है कि शायद आज कोई चेन रिएक्शन चल रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों मदर कैट्स सेहतमंद किटन्स को जन्म देती हैं। छोटे छोटे फ्लफी किटन्स को इधर इधर लौटते देखकर सब यंग कैट्स खुशी कर भर जाते हैं। ड्रैगन मुस्कुराकर याद दिलाता है कि 1 साल पहले तुम सब भी बिल्कुल ऐसे ही थे और देखते ही देखते कितनी जल्दी बड़े हो गए। इसलिए अगर फ्यूचर में ये छोटे तुम्हारा मजाक ना उड़ाएं तो ट्रेनिंग में कभी आलस मत करना। उसके बाद बड़े कैट्स सबको रेड क्लिफ्स ले जाते हैं ताकि हंटिंग प्रैक्टिस शुरू कर सके। ड्रैगन उन्हें जाते हुए देख ही रहा होता है कि एक छोटा किटन चुपके से उसके पास आता है और उसके बड़े पंजों पर अपना बाइट अटैक यूज कर देता है। ये देखकर उसका बाप खुशी से सोचता है कि बड़ा होकर ये जरूर एक खतरनाक शिकारी बनेगा। 2 महीने बाद कैट ड्रैगन दोबारा गुफा में लौटता है। मदर कैट शिकार पर जाती हैं और सारे किटन्स इसकी देखरेख में छोड़ देती हैं। जैसे ही क्लॉज नाम का छोटा किटन मिस्टर विंग को देखता है, वो तुरंत उसके बड़े पंजों को चबाना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वो इंसानों की तरह अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर भी पंजों को छोड़ने से मना कर देता है। ये देखकर ड्रैगन सोचता है कि इंसानों के साथ रहना आज भी आग में कूदने जितना खतरनाक है, चाहे शहर जाने वाली बिल्लियां उनकी अच्छी दोस्त ही क्यों ना बन गई हों। वो सब किटन्स को समझाता है कि जंगल ही उनका असली घर है और उन्हें यहीं रहना चाहिए। लेकिन क्लॉज को उसकी एक भी बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो अभी भी उसके मजबूत पंजों को मजे से चबा रहा होता है। आधे साल बाद ड्रैगन सबको हंटिंग के लिए मैजिक की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। पहला लेसन होता है शेप शिफ्टिंग मैजिक, जिससे कोई भी अपना साइज बड़ा या छोटा कर सकता है। लेकिन जैसे ही ड्रैगन अपना क्यूट कैट फॉर्म दिखाता है, सारे छोटे किटन्स पढ़ाई भूलकर उसके फ्लफी बालों और पंखों के साथ खेलने लगते हैं। इसके बाद वो हंटिंग का असली रूल समझाता है। शिकार का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं, बल्कि अपने पंजों और दांतों से एक ही बार में प्रे को खत्म करना होता है। लेकिन साथ ही वो ये भी समझाता है कि शिकार कभी चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। ये बात प्रैक्टिकली दिखाने के लिए ड्रैगन अचानक एक विशाल ग्रिजली बेयर में बदल जाता है। इतना बड़ा और डरावना रूप देखकर सारे छोटे किटन्स खौफ से कांप उठते हैं।
इसी तरह वो उन्हें समझाता है कि जब किसी को लगता है कि वो खुद शिकार बनने वाला है तो उसकी पहली इंस्टिंक्ट हमेशा भागना ही होती है। जैसे वो सब अभी भागकर बचे थे, वैसे ही शिकार भी अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। कई मॉन्स्टर्स सिर्फ भागते ही नहीं बल्कि मैजिक से पलटकर हमला भी करते हैं। इसलिए ड्रैगन समझाता है कि मैजिक का सबसे बेहतरीन जवाब सिर्फ और सिर्फ मैजिक ही होता है। ये कहकर वो दोबारा अपने कैट फॉर्म में आ जाता है और सब किटन्स को पास बुलाता है। आज वो उन्हें जनरेशन से चली आ रही सबसे पावरफुल टेक्निक लाइटनिंग मैजिक सिखाने वाला होता है। तभी उसकी नज़र क्लॉस पर पड़ती है, जो ड्रैगन को बदलते ही डरकर छुप गया था। ये देखकर ड्रैगन खुद भी हैरान रह जाता है। कुछ समय बाद ह्यूमन किंगडम का प्रिंस ड्रैगन से मिलने उसकी गुफा तक पहुंचता है। वो पहला इंसान होता है जो इतनी गहरी जंगल के अंदर उसके घर तक आ सका। छोटे किटन्स उस 2 टांगों वाले अजीब से क्रीचर को देखकर पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। उनके पिता समझाते हैं कि ये ह्यूमन किंगडम का प्रिंस है। क्लॉज हैरान होकर पूछता है कि उसे इस इंसान से बिल्कुल भी डर क्यों नहीं लग रहा। तब उसके पिता बताते हैं कि हर इंसान दुश्मन नहीं होता, कुछ इंसान सच्चे दोस्त भी होते हैं। जब किटन्स प्रिंस को सबके साथ हंसते खेलते देखते हैं, तब उनके दिल में भी ह्यूमन सिटी देखने की इच्छा जाग जाती है और इसी वजह से ड्रैगन कभी प्रिंस को अपनी गुफा तक लाना नहीं चाहता था। बाद में ड्रैगन उन्हें फॉर्मेशन बनाकर शिकार करना सिखाता है, लेकिन क्लॉज हर बार या तो ध्यान भटक लेता है या बीच रास्ते फॉर्मेशन तोड़ देता है। अचानक ड्रैगन को आसपास खतरा महसूस होता है। वो तुरंत सबको एक बड़े पेड़ पर चढ़कर छुपने का हुक्म देता है। थोड़ी दूर खुली जगह में वो उन्हें नीचे चल रहा एक बैटल दिखाता है। वो बताता है कि अजीब कपड़े पहने 2 टांग वाले लोग एडवेंचरस कहलाते हैं और उनके सामने खड़े जानवर खतरनाक वुल्व्स हैं। एक किटन हैरानी से कहता है कि इंसानों के पंजे कितने बड़े हैं। ड्रैगन हंसता हुआ समझाता है कि वो पंजे नहीं, वेपन्स हैं। इंसानों के पास ना तेज पंजे होते हैं और ना ही दांत, इसलिए वो शिकार के लिए हथियारों का सहारा लेते हैं। ये सुनकर किटन्स और भी एक्साइटेड हो जाते हैं जब ड्रैगन बताता है कि कुछ ह्यूमंस भी उनकी तरह मैजिक यूज कर सकते हैं। कुछ लोग शारीरिक ताकत में बेमिसाल होते हैं, जबकि कुछ अपनी मैजिक के बिना लगभग बेकार होते हैं। जैसे ही वुल्व्स अटैक करते हैं, एक गंजा वॉरियर अपनी लोहे की भारी मेज से एक भेड़िए को हवा में उड़ा देता है। उसी वक्त एक फीमेल वॉरियर दूसरे वुल्फ को एक ही वार में 2 टुकड़े कर देती है। उनकी जबरदस्त स्ट्रेंथ देखकर किटन्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तब होती है जब एक ह्यूमन मेज लाइटनिंग बोल्ट चलाकर 2 वुल्फ्स को वही तरीके से जला देता है जैसे वो खुद लाइटनिंग यूज करते हैं। बैटल खत्म होने के बाद किटन्स बहुत खुश होते हैं कि उन्हें पहली बार इंसानों की असली फाइटिंग देखने का मौका मिला। ड्रैगन भी खुश होता है क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल गया। हालांकि वो इस बात से थोड़ा हैरान जरूर होता है कि इतने एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स आज जंगल के इस हिस्से में क्या कर रहे हैं। उस रात क्लॉज बस ह्यूमन मेज की ही बातें करता रहता है। उसका पूरा यकीन होता है कि जिस बड़ी स्टाफ से उसने लाइटनिंग मैजिक चलाई थी वो असल में उसकी पूंछ थी। वो इतनी देर तक इसी बात पर लगा रहता है कि अगली सुबह देर से उठता है। जब वो बाहर पहुंचता है, ड्रैगन सब यंग कैट्स को बता रहा होता है कि अब वो अपना घर छोड़कर अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हैं। जंगल की हर बिल्ली खुद फैसला करती है कि उसे कहाँ और कैसे जीना है। ड्रैगन सबसे उनके प्लान्स पूछता है। पहले 2 कैट्स कहते हैं कि वो ह्यूमन किंगडम में जाकर रहना चाहते हैं। तीसरा कहता है कि वो लेक के पास अपना खुद का टेरिटरी बनाएगा। ड्रैगन उन सबके फैसलों की इज्जत करता है और याद दिलाता है कि जब भी उन्हें मदद की जरूरत हो वो हमेशा उसके पास लौट सकते हैं। जाने से पहले बड़े कैट्स छोटे किटन्स को समझाते हैं कि मिस्टर विंग की सख्त ट्रेनिंग को कभी लाइटली मत लेना, वरना नेस्ट छोड़ने के बाद भूखे मरोगे। ड्रैगन भी साफ कह देता है कि छोटे किटन्स को भी बिल्कुल आलस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगले साल उनकी बारी भी आ जाएगी। पता ही नहीं चलता और एक और साल गुजर जाता है। नए किटन्स पैदा होते हैं और अपने बड़े भाई बहनों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स और ड्रैगन मुस्कुराकर याद करते हैं कि सिर्फ 1 साल में ये सब कितनी जल्दी बड़े हो गए। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी है अपने छोटे भाई बहन के लिए अच्छा एग्जाम्पल बनना। एक दिन एक छोटी किटन पहली बार अपनी बहन का पंजा पकड़कर खली हो जाती है और सिर्फ कुछ ही दिनों बाद वो सबको हैरान कर देती है जब अपना पहला चूहा खुद शिकार कर लेती है। ये देखकर बड़े कैट्स को एहसास होता है कि नए किटन्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और धीरे धीरे हर चीज में उनसे आगे निकलते जा रहे हैं। सब मिलकर एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं ताकि अपनी डोमिनेंस साबित करने का कोई तरीका सोच सकें। तब डार्क कैट एक जबरदस्त आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर सच में सबको इम्प्रेस करना है तो सबसे बड़े शिकारी का शिकार करो। ये सुनते ही क्लॉज का खून गर्म हो जाता है और वो तुरंत एक मास्टर प्लान बनाना शुरू कर देता है। सूरज ढलने से पहले सब एक बार आखिरी बार इकट्ठा होते हैं, अपने पंजे एक दूसरे से मिलाते हैं और मिशन पर निकल पड़ते हैं। सिर्फ 1 घंटे बाद वो सब वापस लौट आते हैं। इस बार उनकी पूंछ गर्व से सीधी खड़ी होती है। घर पहुंचते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं जब उनके ऊपर हवा में तैरता हुआ एक विशाल ग्रिजली बेयर नजर आता है, जिसका शिकार उन्होंने अपने दम पर किया होता है।
छोटे किटन्स खुशी से उनकी तारीफ करने लगते हैं। क्लॉज और उसके साथी गर्व से मिस्टर विंग को बताते हैं कि ये सब किरातामा के बनाए हुए मास्टर प्लान की वजह से मुमकिन हो पाया। लेकिन ड्रैगन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सबको जोर से डांटते हुए याद दिलाता है कि उसका सबसे ज़रूरी रूल क्या था। अगर कभी बैर या ह्यूमन सामने आ जाए तो लड़ना नहीं, तुरंत छुप जाओ और अपनी जान बचाकर भागो। फायर ब्रेथ छोड़ने से पहले ही सब घबराकर अपने छोटे भाई बहन को पकड़ लेते हैं और कसम खाते हैं कि आज वो सिर्फ किस्मत से बच गए। आज के बाद कभी भी किसी बेर से लड़ने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। जल्द ही पूरे जंगल में खबर फैल जाती है कि कैट ड्रैगन के स्टूडेंट्स ने एक ग्रिजली बेर का शिकार कर लिया। सबको लगने लगता है कि इतनी ताकत के बाद तो उनकी दोस्ती ह्यूमन किंग से होना तय है। कुछ वक्त बाद वो दिन भी आ जाता है जब 7 मशहूर कैट्स को अपना घर छोड़ना होता है। मिस्टर विंग सबसे पूछता है कि अब वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। पहली कैट कहती है कि वो बहुत सारे बच्चे पैदा करके फैमिली बसाएगी। दूसरी लेक के पास रहना चाहती है। डार्क कैट फैसला करता है कि वो किसी दूर के जंगल में अपना टेरिटरी बनाएगा जहां ढेर सारे मोटे मोटे चूहे मिलते हों। बाकी 3 बिना झिझक ह्यूमन किंगडम में रहने का फैसला करते हैं। ये सुनकर मिस्टर विंग को अब बिल्कुल हैरानी नहीं होती। आखिर में वो क्लॉज से पूछता है कि उसका सपना क्या है। क्लॉज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, ह्यूमन एडवेंचरर बनना। अब उसकी अजीब बातों पर किसी को भी शौक नहीं लगता, लेकिन मिस्टर विंग तुरंत पूछता है कि जब तुम एक बिल्ली हो तो ह्यूमन एडवेंचरर कैसे बनोगे। क्लॉज बस मुस्कुराता है। थोड़ा शर्माकर वो बताता है कि वो काफी दिनों से एक सीक्रेट मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। अगले ही पल वो अपनी पूंछ उठाता है और शेप शिफ्टिंग मैजिक यूज करता है। सबकी आंखें फट जाती हैं जब उनके सामने एक बिल्कुल इंसान जैसा लड़का खड़ा होता है जिसके हाथ में एक मैजिक स्टाफ भी होता है। उसके भाई बहन तुरंत समझ जाते हैं कि मिस्टर विंग का गुस्सा फटने ही वाला है, इसलिए सब बिना एक सेकंड गवाए भागना शुरू कर देते हैं। मिस्टर विंग पीछे से चिल्लाता रहता है कि तुरंत वापस आओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जो कैट्स ह्यूमन किंगडम जा रहे होते हैं वो तो मजाक मजाक में मिस्टर विंग की पीठ पर चढ़कर उसे घोड़े की तरह राइड भी करने लगते हैं। छोटे किटन्स दूर से हाथ हिलाकर अपने बड़े भाई बहन को अलविदा कहते हैं। पेरेंट्स ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जंगल के इतिहास में पहली बार किसी ने इतने हंगामे के साथ अपना घर छोड़ा था। आखिर में मिस्टर विंग भी हार मान लेता है। वो बस दिल से दुआ करता है कि ये शरारती बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें और ऐसी जिंदगी जिए जिस पर उन्हें खुद गर्व हो। कई साल बाद ब्लैक कैट ह्यूमन किंगडम की सड़कों पर चल रहा होता है। इंपीरियल ड्रैगन ने उसे रॉयल कैसल भेजा था क्योंकि ह्यूमन किंग के घर आखिरकार एक बच्चा पैदा हुआ था। ड्रैगन ने उसे निकलते वक्त बार बार समझाया था कि बस कैसल जाकर अपनी शक्ल दिखा देना और तुरंत वापस आ जाना। उसने इतनी बार ये बात दोहराई कि ब्लैक कैट को भी यकीन हो गया कि विजिट सच में बहुत छोटी होगी। अपने अंकल की बात रखने के लिए वो मान तो जाता है, लेकिन दिल ही दिल में सोचता है कि जो ड्रैगन हमेशा इंसानों से नफरत की बात करता है वो असल में काफी सॉफ्ट हार्टेड है। जब वो ह्यूमन किंगडम पहुंचता है तब तक रात काफी हो चुकी होती है। उसे समझ आता है कि इंसान और बिल्लियां दोनों लगभग एक ही वक्त पर सोते हैं, इसलिए सड़कें बिल्कुल खाली होती हैं और किसी से रास्ता पूछने का भी मौका नहीं मिलता। फिर उसकी नजर एक बहुत बड़ी इमारत पर पड़ती है जिसके ऊपर ऊंची ऊंची मीनारें बनी होती हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि यही रॉयल कैसल होगा। अपने पंजों और पूंछ में विंड मैजिक भरकर वो आसानी से एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाता हुआ कैसल के अंदर घुस जाता है। उसका प्लान था कि किंग की कैट पार्टनर से मिलकर प्रिंसेस का रूम पूछ लेगा, लेकिन उसे उस बिल्ली का नाम ही याद नहीं आता। इसीलिए वो सोचता है कि पहले आज की रात सोने के लिए कोई जगह ढूंढ लेता हूं। तब उसकी नजर एक खुली हुई खिड़की पर पड़ती है। वो चुपके से अंदर घुसता है और पहली बार किसी इंसानी बेडरूम के नरम कारपेट पर चलने का एहसास करता है। तभी उसके कानों में एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो बेड पर चढ़कर देखता है तो वहां एक छोटा सा ह्यूमन बेबी लेटा होता है। जैसे ही ब्लैक कैट पास आता है, बेबी प्रिंस की आंख खुल जाती है। अचानक उसे देखकर बच्चा और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। ब्लैक कैट आराम से अपनी फ्लफी पूंछ उसके सामने हिलाता है। बस अगले ही पल बच्चा रोना भूल जाता है और खुशी खुशी उसकी नरम पूंछ पकड़कर खेलने लगता है। ब्लैक कैट मुस्कुराता हुआ सोचता है कि ये बिल्कुल किसी छोटे किटन की तरह ही बिहेव कर रहा है। तभी प्रिंसेस की मेड कमरे में आ जाती है। वो ब्लैक कैट को देखकर हैरान होकर पूछती है कि क्या वो इंपीरियल ड्रैगन है। ब्लैक कैट हल्का सा हंसकर जवाब देता है कि नहीं, वो सिर्फ जंगल की एक आम बिल्ली है। सोने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया था और अब ये छोटा प्रिंस उसकी पूंछ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। मेड मुस्कुराकर कहती है कि लगता है प्रिंस को ब्लैक कैट सच में पसंद आ गया है, वरना जो बच्चा हर वक्त रोता था वो इतनी जल्दी चुप नहीं होता। ये सुनकर ब्लैक कैट थोड़ा परेशान हो जाता है। उसका असली काम तो पहले किंग और प्रिंसेस से मिलना था, इसलिए वो बड़े अदब से मीट से कहता है कि किंग को बता दे, वो उनसे बाद में मिलने जरूर आएगा। अगली सुबह नया किंग उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उस बहादुर ब्लैक कैट की खुलकर तारीफ करता है जिसने कभी एक ग्रिजली बेयर का शिकार किया था। ब्लैक कैट चुपचाप किंग को देखकर सोचता है कि ये इंसान तो साइज और आवाज दोनों में बेयर से भी कम नहीं लगता। फॉर्मल इंट्रोडक्शंस के बाद किंग मुस्कुराकर पूछता है कि क्या ब्लैक कैट को उसका बेटा पसंद आया। ब्लैक कैट ईमानदारी से जवाब देता है कि अभी कुछ कहना जल्दी होगा, पहले वो देखना चाहता है कि बड़ा होकर प्रिंस कैसा इंसान बनता है।
किंग जोर से हंस पड़ता है और बताता है कि जब वो पहली बार अपनी कैट पार्टनर से मिला था तब सब कुछ बिल्कुल उल्टा हुआ था। फिर वो एक नया प्रपोजल रखता है। वो कहता है कि जब तक फैसला ना हो ब्लैक कैट प्रिंस के साथ ही रहे। साथ ही किंग ये भी मानता है कि कोई गारंटी नहीं है कि ब्लैक कैट को उसका बेटा पसंद ही आ जाए। सिर्फ बेवकूफ़ माँ बाप ही अपने बच्चों के बारे में बिना सोचे समझे ऐसी बातें करते हैं। किंग की दिल से निकली बात और उसकी कैट पार्टनर की मुस्कुराहट देखकर ब्लैक कैट मना नहीं कर पाता। अगले दिन किराबेन छोटे प्रिंस को बस अजीब अजीब आवाजें निकालते देख रहा होता है और सोचता है कि इतने छोटे बच्चे का फ्यूचर आखिर जज कैसे करे। तभी प्रिंस फिर से रोना शुरू कर देता है। किराबेन तुरंत अपनी फ्लफी पूंछ उसके सामने हिलाता है और बच्चा फिर से खुश हो जाता है। उसी पल किराबेन को एहसास हो जाता है कि शायद ये सफर इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। धीरे धीरे दोनों रोज साथ वक्त बिताने लगते हैं। समय बीतता है और प्रिंस इतना बड़ा हो जाता है कि पहली बार किसी पेड़ पर चढ़ पाता है। एक दिन वो मेट से पूछता है कि किराबेन कहाँ है और सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ भाग जाता है। वहां किंग बताता है कि उसने अपने सोल्जर्स को पड़ोसी देश भेजा है जो डीमन किंग्स आर्मी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। किंग अफसोस के साथ कहता है कि काश वो भी खुद बैटलफील्ड में जा पाता। किराबेन तुरंत याद दिलाता है कि अब वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं, पूरे किंगडम का किंग है, सिर्फ अपनी मर्जी से जंग में नहीं जा सकता। प्रिंस चुपचाप दोनों की बात सुनता रहता है। किंग फिर पुराने दिन याद करता है जब वो आराम से जंगल घूम सकता था या एडवेंचरर बनकर दुनिया देख सकता था। किराबेन हंस पड़ता है और उसे याद दिलाता है कि उस वक्त तो वो अक्सर बेयर्स से भागता रहता था। किंग भी हंसकर मान लेता है और कहता है कि इसी वजह से वो अच्छी तरह जानता है कि किसी बेर का शिकार करना कितनी बड़ी बात होती है। किंग की कैट पार्टनर अपने बेटे को बताती है कि किराबेन कैट सिट्स के सबसे बड़े हीरोज में से एक है क्योंकि उससे पहले किसी बिल्ली ने बेर का शिकार नहीं किया था। किराबेन शर्माते हुए कहता है कि उसने ये काम अकेला नहीं किया था। ये सुनकर कैट पार्टनर एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या वो उन लेजेंडरी 7 कैट्स में से एक है। इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद प्रिंस का उत्साह और बढ़ जाता है। वो किराबेन से कहता है कि उसे पेड़ पर चढ़ने से भी मुश्किल चैलेंज दो। किराबेन मुस्कुराकर कहता है कि पहले उसकी पूंछ से खेलने की इच्छा को कंट्रोल करके दिखाओ। इसी बीच शहर के गेट पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सब डीमन किंग्स आर्मी को हराकर लौटने वाले हीरोज का स्वागत करने आए होते हैं। एक छोटा लड़का अपने पिता से पूछता है कि ये हीरोज किस देश के हैं। उसका पिता समझाता है कि एडवेंचरर्स किसी एक किंगडम के नहीं होते, जहां उनकी जरूरत होती है वहीं जाकर लड़ते हैं। रॉयल कैसल के अंदर प्रिंस बड़े उत्साह से सेरेमनी देख रहा होता है जहां किंग सब हीरोज को सम्मानित कर रहा होता है। तभी किराबेन की नजर एडवेंचरर्स की लाइन में खड़े किरातामा पर पड़ती है। एक पल के लिए वो हैरान रह जाता है। उसका भाई सच में ह्यूमन एडवेंचरर बन गया था। किरातामा ने अपना सपना पूरा कर लिया था। ये देखकर किराबेन समझ जाता है कि डीमन किंग को हराने का सपना भी शायद उसका भाई ही पूरा करेगा। उस शाम जब प्रिंस अचानक गायब हो जाता है, पूरा कैसल उसे ढूंढने लगता है, लेकिन किराबेन बिना सोचे समझ जाता है कि वो किस पेड़ पर छुपा होगा। प्रिंस हंसकर कहता है कि किराबेन की समझदारी उसे हमेशा हैरान कर देती है। थोड़ी देर बाद प्रिंस जिद करता है कि उसे भी मैजिक सिखाई जाए। किराबेन सीधा मना कर देता है। उसके मुताबिक 8 साल की उम्र से पहले किसी बच्चे को मैजिक ट्रेनिंग देना मना है। प्रिंस उदास नहीं होता। उसके दिमाग में तो अभी भी सेरेमनी में देखे एडवेंचरर्स ही घूम रहे होते हैं। वो जोश में आकर कहता है कि एक दिन वो भी अपने पिता जितना ताकतवर एडवेंचरर बनेगा। फिर तुरंत अपनी बात बदल देता है। वो कहता है कि नहीं, वो किराबेन जितना स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि एक दिन कैट हीरो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। उसके हिसाब से उस सपने की पहली सीढ़ी मैजिक सीखना ही है। प्रिंस की ये बात सुनकर किराबेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये प्रिंस वाकई दूसरे बच्चों से अलग है। फिर भी वो उसे समझाता है कि सिर्फ एक महान मेज बनना काफी नहीं होता। इंसानों के लिए उनके असली पंजे और दांत उनके हथियार होते हैं और एक सच्चा वॉरियर वही होता है जो मैजिक के साथ साथ अपने वेपन्स को भी उतनी ही परफेक्शन से चलाना सीखे। प्रिंस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो तलवार चलाना सीखने के लिए तैयार है, लेकिन किराबेन सिर्फ स्वॉर्ड चलाना ही नहीं सिखाता। वो कहता है कि अगर सच में एडवेंचरर बनना है तो उसकी तरह बोलना और सोचना भी सीखना पड़ेगा। इस तरह दोनों रॉयल कैसल की आराम भरी जिंदगी छोड़कर अपनी छोटी सी एडवेंचर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। कुछ साल बाद पूरा शहर एक अजीब नजारा देखकर सन्न रह जाता है। एक आधा नंगा लड़का शहर के बीचों बीच एक मरे हुए ग्रिजली बेर को घसीटता हुआ गिल्ड का रास्ता पूछ रहा होता है। गिल्ड के स्टाफ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो हैरानी से पूछते हैं कि इतना बड़ा बेर उसे मिला कहाँ। प्रिंस बिल्कुल सीधे चेहरे के साथ हंसता हुआ कहता है कि बस जंगल में मिल गया था। उसका इतना कैजुअल जवाब सुनते ही सब लोग उस पर शक करने लगते हैं। प्रिंस इतना मासूम होता है कि उसे समझ ही नहीं आता लोग उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। किराबेन भी उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि एक बिल्ली होने के नाते उसे भी इंसानों के रूल्स और सोसाइटी की ज़्यादा समझ नहीं होती। जब प्रिंस गिल्ड में रजिस्टर होने की पूरी कोशिश कर रहा होता है तब किराबेन को याद आता है कि इस दिन के लिए दोनों ने कितने सालों तक तैयारी की थी और रॉयल कासल से छुप के निकलना कितना मुश्किल था। इससे कुछ साल पहले जब प्रिंस सिर्फ 12 साल का था तब किंगडम के रॉयल बॉल में उसकी पर्सनालिटी ने सबका दिल जीत लिया था। उसकी हैंडसम शक्ल और शानदार डांस देखकर हर नोबल गर्ल उससे बात करना चाहती थी। एक लड़की अपने दोस्त से पूछती है कि ये लड़का कौन है।
वो बताती है कि ये किंगडम का प्रिंस स्टैन लीडो है, और जो अफवाह चलती थी वो भी सच है। रॉयल फैमिली के हर मेंबर के पास एक मैजिक कैट पार्टनर होता है। बॉल खत्म होने के बाद प्रिंस अपने कमरे में लौटकर गहरी सांस लेता है। वो थक कर कहता है कि इतनी सारी लड़कियों का टेंशन संभालना बहुत मुश्किल है। उसे हैंडसम कहकर तारीफ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन रोमांस के लिए वो अभी खुद को बहुत छोटा मानता है। प्रिंस हैरान होकर पूछता है कि आखिर सब लड़कियां एक अच्छे लड़के के पीछे इतनी पागल क्यों होती हैं। कीराबेन मुस्कुराता है और कहता है कि ये भी एक तरह का शिकार ही है। सुंदर कपड़े उनके वेपन्स होते हैं, गॉसिप उनका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका होता है, और उसी से वो अपने राइवल्स को भी पीछे छोड़ती हैं। और रॉयल बॉल जैसे इवेंट्स उनका हंटिंग ग्राउंड होते हैं। ये बात प्रिंस को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। वो तुरंत डिसाइड करता है कि अब वो भी अपनी हंटिंग शुरू करेगा। ये सुनकर किराबाइन को याद आता है कि उसने भी काफ़ी वक्त से कोई शिकार नहीं किया। प्रिंस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि बहुत जल्द ये बदलने वाला है, क्योंकि उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किंग के बर्थडे वाले दिन पूरे कैसल की सिक्योरिटी पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होती है। किंग मेहमानों की तारीफों में उलझा होता है और कैसल की बिल्लियां रात के फायरवर्क्स का इंतजार कर रही होती हैं। किराबाइन बहाना बनाता है कि वो पहले ही छत पर जाकर अच्छी जगह पकड़ लेगा। प्रिंस भी कहता है कि वो थोड़ा थक गया है और फायरवर्क्स से पहले आराम करना चाहता है। किंग बिना शक किए उसे इजाज़त दे देता है, क्योंकि उसने पूरा दिन मेहनत की होती है। लेकिन जैसे ही आसमान में फायरवर्क्स फूटने लगते हैं, एक मैसेंजर दौड़ता हुआ आता है। वो घबरा कर बताता है कि प्रिंस गायब हो चुका है। सिर्फ एक छोटा सा मैसेज छोड़ गया है, जिसमें लिखा है कि वो अपनी जर्नी पर निकल चुका है। किंग एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका बेटा उसे पूरी तरह बेवकूफ़ बना गया। बचपन से ही प्रिंस सिर्फ एडवेंचरर बनने की बात करता था। अब पिछले कुछ हफ्तों का उसका ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ रहना भी किंग को काफ़ी सस्पिशियस लगने लगता है। फिर भी वो बस दिल से दुआ करता है कि उसका बेटा हमेशा सुरक्षित रहे। उसकी कैट पार्टनर भी उसे तसल्ली देती है कि प्रिंस अकेला नहीं है, उसके साथ एक असली हीरो मौजूद है। कैसल छोड़ने के बाद प्रिंस और खिराबेन बिगिनर्स फॉरेस्ट पार करके पड़ोसी देश की तरफ निकल जाते हैं। सबसे पहले प्रिंस अपने लंबे बाल काट देता है ताकि कोई उसकी असली पहचान ना कर सके। उसका महान प्लान ये होता है कि वो खुद को एक सीधा साधा गांव का लड़का दिखाएगा, गिल्ड में वुल्व्स या बेयर्स का शिकार बेचकर अपना खर्चा चलाएगा, और अपना असली नाम छुपाने के लिए वो नया नाम रखता है स्टैन। शाम होते ही किराबेन कहता है कि अब सोने की जगह ढूंढनी चाहिए। स्टैन बिना सोचे एक पेड़ की मोटी डाली पर चढ़कर सीधा लेट जाता है। उसके हिसाब से जंगल में इससे ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं। किराबेन बस मन ही मन सोचता है कि काश एक बार फिर किसी नरम बिस्तर पर सोने को मिल जाता। अगली सुबह उठते ही उसके पूरे बदन में दर्द होता है। उसे शर्म भी आती है कि कुछ साल रॉयल कैसल के पिलोस पर सोने के बाद वो इतना आलसी और सॉफ्ट हो गया है। नीचे देखने पर उसे स्टैन पहले से ही जागता हुआ मिलता है। स्टैन बताता है कि उसने अपने रॉयल कपड़े छुपा दिए हैं और अब गांव वाले जैसे कपड़े पहन लिए हैं। किराबेन उसे याद दिलाता है कि गांव वाले भी कपड़े पहनते हैं, लेकिन स्टैन का कहना होता है कि उसके रॉयल आउटफिट्स इतने महंगे और चमकदार हैं कि उन्हें पहनकर डिस्गाइज करना नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद उसे जोर की भूख लगती है। तभी उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। किराबेन कुछ समझ पाए उससे पहले ही स्टैन उस पर झपट्टा मार देता है और उसे बिल्कुल जंगल के जानवर की तरह कच्चा ही खाना शुरू कर देता है। किराबेन घबराकर पूछता है कि कहीं इससे वो बीमार तो नहीं हो जाएगा। स्टैन आराम से बताता है कि उसने मैजिक से अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया है कि उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हंसता हुआ कहता है कि अफसोस खरगोश की खाल संभाल कर नहीं निकाली, वरना उससे अंडरवेयर भी बना लेता। उस दिन के बाद स्टैन कई दिनों तक जंगल में रहकर लगातार हंटिंग और मैजिक दोनों की प्रैक्टिस करता रहता है। एक दिन किराबेन पूछ बैठता है कि वो नहाता क्यों नहीं। स्टैन कहता है कि दूसरे देशों में रोज नहाना इतना कॉमन नहीं होता। और वैसे भी गंदा रहने से उसका गांव वाले लड़के का डिस्गाइज और भी असली लगता है। जंगल की ट्रेनिंग से लगे हुए जख्म भी उसकी एक्टिंग को और बिलीवेबल बना देते हैं। बस एक ही कमी रह गई थी, उसे गिल्ड में ले जाने के लिए अब तक कोई अच्छा शिकार नहीं मिला था। तभी किराबेन उसे याद दिलाता है कि वुल्व्स हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और अकेला आदमी पूरे पैक से नहीं लड़ सकता। उसी वक्त नदी के दूसरी तरफ से एक बेर की जोरदार गरज सुनाई देती है। बेर की गरज सुनते ही किराबेन बिना देर किए स्टैन को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन स्टैन सीधा मना कर देता है। वो पूरे भरोसे के साथ कहता है कि उसने हंटिंग और मैजिक दोनों एक कैट हीरो से सीखे हैं। अब वो किसी बेर से डरकर भागने वाला नहीं। ये सुनकर किराबेन उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्टैन उसकी एक नहीं सुनता। वो तुरंत मैजिक से एक टेम्पररी लाइटनिंग स्वॉर्ड बना लेता है और सीधा बेर की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए बस इतना कहता है, अगर मैं मरने वाला हुआ तो बस मुझे बचा लेना। ये बात सुनते ही किराबेन का गुस्सा फूट पड़ता है। अगला ही पल उसकी लाइटनिंग मैजिक बेर को एक ही अटैक में गिरा देती है। लड़ाई खत्म होने के बाद स्टैन बेर के सारे वैल्यूएबल पार्ट्स बेचकर अच्छी खासी कमाई कर लेता है। अपनी पहली मेहनत की कमाई से वो नया इक्विपमेंट खरीदता है और एक असली एडवेंचरर की तरह उसे पहनकर बहुत खुश होता है। किराबन भी खुश होता है कि बेर अच्छी कीमत में बिक गया, लेकिन वो साथ ही समझाता है कि किसी भी एडवेंचरर का इक्विपमेंट उसकी असली ताकत के हिसाब से होना चाहिए।
स्टैन सर हिलाकर मानता है कि उसकी करंट स्वॉर्ड कुछ खास नहीं है। उसके लिए सबसे परफेक्ट वेपन वो होगा जो मैजिक को आसानी से कंडक्ट कर सके। वो वादा करता है कि ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ेगा और एक दिन किसी सच्चे हीरो के लायक तलवार जरूर ढूंढेगा। लेकिन उससे पहले उसकी असली एडवेंचर शुरू होनी चाहिए। अगली सुबह स्टैन गांव वालों का उनकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर भी सब लोग उस पर शक भरी नजरों से देखते रहते हैं। आखिर कोई आम लड़का मैजिक कैट के साथ सफर नहीं करता, खुद मैजिक भी इस्तेमाल करता हो और एक हाथ से बैर घसीट कर ले आए। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी एक औरत हाथ में एक मिसिंग पोस्टर लेकर वहां पहुंचती है। पोस्टर में एक ऐसे लड़के की तलाश चल रही होती है जो एक मैजिक कैट के साथ सफर कर रहा है। इसी बीच जंगल में एक वाइट कैट पूरी कोशिश कर रहा होता है कि अंकल विंग उसे जंगल से बाहर जाने की परमिशन दे दे। उसका सपना था दुनिया देखना, उन जगहों तक पहुंचना जहां आज तक कोई कैट नहीं गया और उन सबको अपना टेरिटरी बनाना। लेकिन अंकल विंग हमेशा एक ही बात कहता था, जंगल के बाहर ह्यूमंस, बेयर्स और ईस्टर्न माउंटेन्स के डेंजरस मैजिक बीस्ट्स जैसे खतरनाक दुश्मन भरे पड़े हैं। व्हाइट कैट ये लेक्चर इतनी बार सुन चुका था कि उसे हर लाइन याद हो गई थी। कुछ वक्त बाद उसे समझ आ गया कि उसके सपने के बीच सिर्फ अंकल विंग ही खड़ा है, इसलिए वो रोज उसके पीछे पड़ जाता। महीनों तक मनाता रहा, लेकिन हर बार जवाब सिर्फ एक ही मिलता, नहीं। एक दिन जब उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी, तब अचानक अंकल विंग मान जाता है, हालांकि एक शर्त के साथ। उसे हमेशा एक मैजिक ट्रैकर पहनना होगा ताकि अंकल को हर वक्त उसकी लोकेशन पता चलती रहे। व्हाइट कैट बिना सोचे तुरंत हाँ कर देता है और फिर पहली बार जंगल की सीमा पार करके बाहर की दुनिया में कदम रखता है। सबसे पहले वो वही जगह देखने जाता है जिसके बारे में बचपन से सुनता आया था, डेंजरस ईस्टर्न माउंटेन्स। लेकिन इतनी बड़ी एडवेंचर शुरू करने से पहले उसे पेट भरना भी जरूरी था। तब उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहां ढेर सारी बर्ड्स और फ्रूट्स नजर आ रहे होते हैं। वहां सच में बहुत सारे मोटे ताजे बर्ड्स मौजूद होते हैं। जैसे ही व्हाइट कैट शिकार करने की तैयारी करता है, उसकी नजर एक ह्यूमन गर्ल पर पड़ती है। हैरानी की बात यह होती है कि बर्ड्स को उसके आने का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। व्हाइट कैट उसकी स्टेल्थ देखकर इंप्रेस हो जाता है। अगले ही पल लड़की अपना नेट फेंकती है और एक बर्ड को सफलता से पकड़ लेती है, लेकिन उसके तुरंत बाद पेड़ से गिर पड़ती है। व्हाइट कैट को उस पर तरस आ जाता है। वो पास जाकर उसके सर पर हल्का सा पंजा रखता है और देखने लगता है कि वो ठीक है या नहीं। साथ ही कहता है कि उसका हंटिंग स्टाइल जरूरत से ज्यादा डेंजरस है। लड़की हैरान होकर सोचती है कि शायद गिरने से उसके सर पर जोर की चोट लग गई है। तभी तो उसे एक बिल्ली बोलती हुई सुनाई दे रही है। व्हाइट कैट सीधे अंदाज में कहता है कि इसमें हैरानी की क्या बात है, उसके घर की हर बिल्ली इंसानों की लैंग्वेज बोल सकती है। फिर वो लड़की को समझाता है कि उसके शिकार करने का तरीका ना सिर्फ रिस्की है बल्कि ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं। लड़की उदासी से जवाब देती है कि उसे और कोई तरीका आता ही नहीं। व्हाइट कैट पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स ने उसे कभी हंटिंग नहीं सिखाई। लड़की धीरे से बताती है कि उसके माँ बाप नहीं है, वो एक प्रीस्ट और 6 और बच्चों के साथ रहती है। ये सुनकर व्हाइट कैट अपने छोटे छोटे पंजों पर गिनती करता है और समझ जाता है कि इतने बड़े परिवार के लिए खाना लाना कितना मुश्किल होगा। उसे लड़की की मेहनत देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो खुद उसकी मदद करने का फैसला करता है। उसके हिसाब से उनकी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत थी। लड़की को यकीन ही नहीं होता कि इतनी प्यारी सी बिल्ली शिकार भी कर सकती है। व्हाइट कैट गर्व से कहता है कि हंटिंग तो बिल्लियों की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है। कुछ ही पलों में वो अपनी लाइटनिंग मैजिक से एक रैबिट और एक बर्ड दोनों का शिकार कर लेता है। लड़की उसकी ताकत देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। जब व्हाइट कैट एक्साइटमेंट में अपने सपनों के बारे में बताता रहता है, तब लड़की आराम से दोनों जानवरों की स्किन उतारना शुरू कर देती है। ये देखकर व्हाइट कैट क्यूरियस होकर पूछता है कि वो क्या कर रही है। जब लड़की बताती है कि ये सब गर्म सूप बनाने के लिए है, तब व्हाइट कैट की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं। व्हाइट कैट को तुरंत समझ आ जाता है कि ये वही लेजेंडरी सूप है जिसके बारे में शहर में रहने वाली बिल्लियां हमेशा तारीफ करती रहती थी। लड़की मुस्कुराते हुए उसे अपने घर खाना खाने का इन्विटेशन देती है। दोनों साथ घर लौटते हैं और व्हाइट कैट वहां पहुंचते ही सारे बच्चों का फेवरेट बन जाता है। सब उसकी तारीफ करते हैं कि उसने उनकी बड़ी बहन के लिए इतना सारा मीट इकट्ठा कर दिया। लेकिन व्हाइट कैट तुरंत मुंह बना लेता है। उसके हिसाब से ज्यादा शिकार तो उसने खुद किया था। बच्चे हैरान रह जाते हैं कि एक बिल्ली इंसानों की तरह बात भी कर सकती है। उधर गैली भी गर्व से बताती है कि उसने भी एक बर्ड पकड़ा था। तभी अचानक प्रीस्ट पीछे से आ जाता है। वो गैली को याद दिलाता है कि उसने उसे हंटिंग पर जाने से मना किया था, क्योंकि हर बार वो किसी न किसी चोट के साथ वापस आती है। व्हाइट कैट को तसल्ली होती है कि कम से कम कोई तो है जो उसकी फिक्र करता है। गैली तुरंत कहती है कि इस बार उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, लेकिन व्हाइट कैट बिना सोचे उसकी पोल खोल देता है। वो बता देता है कि उसकी नाक तो बुरी तरह छिल गई थी। प्रीस्ट उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है। व्हाइट कैट मजाक में कहता है कि उसने मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि गैली हंटिंग में हद से ज्यादा बेकार है और उसने बदले में सूप खिलाने का प्रॉमिस किया था। जब प्रीस्ट दोबारा उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है, गैली चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीस्ट उसे रोक लेता है और प्यार से समझाता है कि उसे अपनी लापरवाही वाली आदतें बदलनी होंगी। व्हाइट कैट अंदर ही अंदर काफी खुश होता है कि आखिर गैली को डांट पड़ ही गई। लेकिन उसकी खुशी सिर्फ कुछ ही पल टिकती है। अगले ही सेकंड सारे बच्चे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे इतनी जोर जोर से प्यार करने लगते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है।
वो बस चुपचाप सब सह लेता है, क्योंकि बच्चे जानबूझकर नहीं कर रहे होते। फिर एक शरारती बच्चा उसकी पूंछ खींचना शुरू कर देता है। तभी गैली सबको आवाज लगाती है कि खाना तैयार है। उसकी आवाज सुनते ही सारे बच्चे व्हाइट कैट को छोड़कर भाग जाते हैं और उसकी जान बच जाती है। व्हाइट कैट पहली बार अपनी आंखों के सामने सूप देख रहा होता है। उसकी एक्साइटमेंट छुपाई नहीं छुपती। प्रीस्ट खाना शुरू करने से पहले प्रार्थना करता है। जैसे ही व्हाइट कैट पहला चम्मच सूप का पीता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है जैसे उसने जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना चख लिया हो। देखते ही देखते वो पूरा बोल खत्म कर देता है। उसी वक्त वो डिसाइड कर लेता है कि गैली का जन्म ही दुनिया का सबसे टेस्टी सूप बनाने के लिए हुआ है। रात को गैली सब बच्चों को बोलती है कि अब किटी टाइम खत्म हो गया है और सबको सोने जाना चाहिए। बच्चे चले जाते हैं। तब प्रीस्ट व्हाइट कैट को अपने कमरे में बुलाता है। मैजिक की से दरवाज़ा खोलते ही अंदर पुरानी एडवेंचर की यादें भरी हुई नजर आती हैं। वहां रखा हर इक्विपमेंट उस जमाने का था जब प्रीस्ट अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर करता था। उन सफरों में व्हाइट कैट का जंगल भी शामिल था। व्हाइट कैट भी बताता है कि अंकल विंग से जंगल छोड़ने की परमिशन लेना कितना मुश्किल था। प्रीस्ट उसे समझाता है कि सामने वाले माउंटेन्स बहुत खतरनाक हैं। वो एक आसान और सुरक्षित रास्ता भी दिखा देता है, लेकिन व्हाइट कैट मना कर देता है। उसका मानना था कि अगर वो शॉर्टकट लेगा तो कहीं बीच पहाड़ों में छुपी कोई परफेक्ट टेरिटरी उससे मिस ना हो जाए। प्रीस्ट फिर कहता है कि जब तक वो और स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक यहीं रुक सकता है। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात, उसे रोज गैली के हाथ का सूप भी मिलेगा। सूप का नाम सुनते ही व्हाइट कैट का सारा डिटर्मिनेशन पिघल जाता है। वो तुरंत रहने के लिए हाँ कर देता है। साथ ही डिसाइड करता है कि यहाँ रहते हुए गैली को एक अच्छी हंटर भी बनाकर रहेगा। जैसे ही वो अपना फैसला सुनाता है, खिड़की के बाहर से एक बहुत बड़ा साया गुजरता है। व्हाइट कैट शर्म से सर झुका लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अंकल विंग दूर से भी उस पर नजर रखे हुए हैं। अगली सुबह बच्चे फिर से उस पर टूट पड़ते हैं। हर कोई उसे प्लश टॉय की तरह प्यार करने लगता है। खुशकिस्मती से प्रीस्ट सब बच्चों को मैथ क्लास के लिए बुला लेता है और व्हाइट कैट किसी तरह बच निकलता है। गैली बताती है कि आसपास के बहुत सारे बच्चे प्रीस्ट से पढ़ने आते हैं, लेकिन उसे क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पहले ही सब कुछ सीख चुकी है। इसीलिए वो अपना वक्त एडवेंचरर्स गिल्ड के क्वेस्ट्स करके खाना इकट्ठा करने में लगाती है। ये सुनकर व्हाइट कैट हैरान रह जाता है। उसके हिसाब से गैली तो हंटिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गैली थोड़ा गुस्सा होकर कहती है कि गिल्ड में सिर्फ हंटिंग के क्वेस्ट्स नहीं होते, बेरीज और हर्ब्स कलेक्ट करने के काम भी मिलते हैं। व्हाइट कैट और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसके लिए तो ये सब बहुत आसान काम थे। गैली समझाती है कि ये हर्ब्स डेंजरस माउंटेन्स में उगते हैं, वहां जाना सिर्फ एडवेंचरर्स के लिए सेफ माना जाता है। फिर वो बताती है कि प्रीस्ट ने उसकी मैजिक टैलेंट पहचान कर उसे अपनी खुद की मैजिक सिखाई थी। व्हाइट कैट को और भी हैरानी होती है। अगर उसके पास इतनी अच्छी मैजिक है तो वो उससे हंटिंग क्यों नहीं करती। गैली सीधा जवाब देती है, उसे सिर्फ एक ही स्पेल आती है, एक्सप्लोजन मैजिक। कुछ देर बाद दोनों गिल्ड पहुंचते हैं। रॉयल कैपिटल के बड़े गिल्ड्स देख चुके व्हाइट कैट को ये जगह देखकर हंसी आ जाती है। ये गिल्ड उनके मुकाबले बहुत छोटी थी। अंदर जाकर गैली रिसेप्शन पर बैठे बुजुर्ग आदमी से पूछती है कि कोई क्वेस्ट अवेलेबल है या नहीं। बूढ़ा आदमी तुरंत उसके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट मिशन निकाल देता है। गिल्ड से बाहर निकलते ही व्हाइट कैट एक्साइटमेंट से भर जाता है। उसे लगता है कि अब वो दोनों किसी खतरनाक माउंटेन एरिया के एक्सप्लोरेशन पर जाने वाले हैं। व्हाइट कैट एक्साइटमेंट से आगे बढ़ता है, लेकिन गैली उसकी सारी उम्मीदें एक ही बात में तोड़ देती है। वो कहती है कि उनका क्वेस्ट किसी नए खतरनाक माउंटेन में नहीं, बल्कि उसी जगह है जहां दोनों पहली बार मिले थे। गैली बताती है कि वहां जाइंट क्लॉड लोकस्ट्स और रेजर क्लॉ मोल्स जैसे डेंजरस क्रीचर्स रहते हैं। ये सुनकर व्हाइट कैट का एक्साइटमेंट थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। उसके लिए तो ये बस बड़े बड़े कीड़े ही थे। गैली उसे याद दिलाती है कि ये कीड़े देखने में चाहे इंसेक्ट्स हों, लेकिन लड़ते बहुत खतरनाक हैं। फिर भी वो कॉन्फिडेंस से कहती है कि उसकी मैजिक सब संभाल लेगी। व्हाइट कैट मन ही मन सोचता है कि इंसान वाकई उसकी सोच से भी ज्यादा कमजोर होते हैं। थोड़ी देर बाद गैली को वही कीमती वाइल्ड ग्रास मिल जाती है जिसके लिए वो आई थी। ये हर्ब मेडिसिन बनाने में बहुत काम आती थी, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से तोड़ा जाए तो इसकी पूरी वैल्यू खत्म हो जाती है। गैली चाहती थी कि जितना हो सके उतना ग्रास इकट्ठा करे, लेकिन हर प्लांट को अलग अलग निकालना बहुत धीमा काम था। व्हाइट कैट तुरंत कहता है कि मैजिक यूज कर लो। अगले ही पल उसे याद आता है कि गैली को तो सिर्फ एक्सप्लोजन मैजिक ही आती है। तब वो खुद आगे बढ़ता है। अपनी आंटी की इन्वेंट की हुई एक स्पेशल स्पेल यूज करके वो एक साथ सारे प्लांट्स को बिल्कुल सही तरीके से बाहर निकाल देता है। उसने ये स्पेल सिर्फ इसलिए सीखी थी क्योंकि उसे अपनी आंटी की उगाई हुई सब्जियां बहुत पसंद थी। ये देखकर गैली तुरंत उससे पूरा बैग भरने में मदद करने को कहती है। व्हाइट कैट का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन जैसे ही गैली उसे एक एक्स्ट्रा बोल सूप का लालच देती है, वो बिना एक सेकंड सोचे मान जाता है। कुछ ही देर में पूरा बैग भर जाता है। गैली कहती है कि अब वापस चलना चाहिए। बैग इतना भारी हो गया था कि उससे और ज्यादा उठाना मुमकिन ही नहीं था। वो बहुत खुश होती है। इतनी सारी वाइल्ड ग्रास बेचकर कई दिनों के खाने का पैसा मिल जाएगा। तभी व्हाइट कैट अचानक सतर्क हो जाता है। उसे आसपास 3 जाइंट क्लॉड लोकस्ट्स की प्रेजेंस महसूस होती है। गैली भी तुरंत अपना स्पीयर निकाल लेती है। व्हाइट कैट उसे ऑर्डर देता है कि वो पीछे से सिर्फ मैजिक सपोर्ट दे। गैली तो इसी पल का इंतजार कर रही थी।
अचानक पहला लोकस झाड़ियों से उछलकर बाहर आता है। व्हाइट कैट उसके मुंह पर मैजिक से भरा हुआ एक जबरदस्त पंच दे मारता है। बाकी 2 लोकस्ट एक साथ हमला कर देते हैं। व्हाइट कैट उन्हें हवा में ही रोक लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गैली अपनी एक्सप्लोजन मैजिक चला देती है। ब्लास्ट होते ही व्हाइट कैट एकदम शॉक में रह जाता है। वो पूछता है, ये अभी तुमने क्या कर दिया? गी बिल्कुल नॉर्मल टोन में बताती है कि ये उसकी एक्सप्लोजन मैजिक का सबसे बेसिक लेवल था। और सबसे डेंजरस बात, वो ऐसे छोटे ब्लास्ट कम से कम 20 बार कंटिन्यूअसली कर सकती है। गी को बस एक प्रॉब्लम है, काश वो मॉन्स्टर्स को बिना जलाए हंट करने के काम आ पाता। ये सुनकर व्हाइट कैट टेंशन में आ जाता है। वो गी को समझाता है कि उससे मैजिक कंट्रोल सीखना ही पड़ेगा। गी बताती है कि उसने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ। तब व्हाइट कैट को एक अजीब बात समझ आती है। कुछ लोगों के पास माना बहुत कम होता है, लेकिन गी के केस में प्रॉब्लम बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके पास माना इतना ज़्यादा है कि कंट्रोल करना ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए व्हाइट कैट एक ऑफ़र देता है। वो वापस जाते वक्त गी को स्पेशल मैजिक सिखाएगा। गी तुरंत इमेजिन करने लगती है कि अगर उसने कैपिटल के पावरफुल लोगों वाली मैजिक सीख ली तो मॉन्स्टर्स को हंट करना कितना ईजी हो जाएगा। लेकिन फिर व्हाइट कैट एक कंडीशन बता देता है। गी को उसके लिए हर दिन स्ट्यू बनाना पड़ेगा। बस इतना सुनते ही गी का एक्साइटमेंट खत्म। वो सीधा मना कर देती है। व्हाइट कैट को समझ ही नहीं आता कि कोई मैजिक के बदले स्ट्यू बनाने से कैसे मना कर सकता है। वो दोबारा समझाता है कि मैजिक सीखने के बाद हंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी, और अगर हंटिंग जल्दी खत्म हो गई तो गी रोज डिलीशियस मीट स्ट्यू भी खा सकती है। व्हाइट कैट एक और एग्जाम्पल देता है। मैजिक की वजह से वो लोग अपना हंटिंग का काम टाइम से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये बात गी को फाइनली कन्विंस कर देती है। वो डिसाइड करती है कि अपने डेली चोर्स के बीच रोज मैजिक प्रैक्टिस करेगी। ये सुनते ही व्हाइट कैट का एंथुजियाज्म स्काईरॉकेट कर जाता है। अब उसका मिशन क्लियर था, गी को एक पावरफुल मैजिक मास्टर बनाना। कई दिन बीत जाते हैं। इसी दौरान कैट ड्रैगन को एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। व्हाइट कैट अब तक अपना टेरिटरी इसलिए चूज नहीं कर पाया क्योंकि उसके ह्यूमन फ्रेंड्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कैट ड्रैगन को एक और चीज़ समझ आती है। दुनिया में सिर्फ उसके नॉन ह्यूमंस ही ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। कुछ और ह्यूमंस भी दोस्ती के लायक हो सकते हैं। और उस दिन के बाद व्हाइट कैट गी के साथ ही रहने लगता है। हर दिन वो गी को मैजिक सिखाता है। धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन मैजिक फॉरेस्ट में हर फॉरेस्ट कैट की अपनी एक फेवरेट चीज़ होती है। किसी को सनी वेदर में खेलना पसंद है, कोई बारिश के टाइम बस रिलैक्स करता है। कुछ कैट्स ट्रीज पर चढ़ना पसंद करती हैं और कुछ खुले फील्ड्स में दौड़ती रहती हैं। हर कैट की अपनी चॉइस होती है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसे ऑलमोस्ट हर फॉरेस्ट कैट रेजिस्ट नहीं कर सकती, फॉक्सटेल ग्रास। जब कैट ड्रैगन अभी छोटा था, उसने पहली बार किटेंस को फॉक्सटेल ग्रास के साथ खेलते देखा। सभी किटेंस उस फ्लफी ग्रास को देखते ही पागल जैसे एक्साइटेड हो गए। कैट ड्रैगन को समझ ही नहीं आया कि उन्हें उसमें इतना मज़ा क्या आ रहा है। मदर कैट ने उसे भी उनके साथ खेलने को कहा, लेकिन कैट ड्रैगन थोड़ा उदास हो गया। उसके क्लॉज बाकी कैट्स की तरह अंदर नहीं जाते थे। उसे डर था कि कहीं उसके शार्प क्लॉज फ्लफी ग्रास को डैमेज ना कर दें। मदर कैट बस मुस्कुरा दी। वो बताती है कि फुल्ली ग्रोन फॉक्सटेल प्लांट्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए कैट ड्रैगन को भी एक चांस लेना चाहिए। वैसे भी मैजिक फॉरेस्ट में फॉक्सटेल ग्रास बहुत रेयर होती है। ये प्लांट्स सिर्फ उन जगहों पर ग्रो करते हैं जहां सनलाइट और फ्रेश एयर दोनों भरपूर हो। एक दिन मचामोशा आइवी खुद फॉक्सटेल ग्रास के साथ खेल रहा था। तब उसकी नज़र 2 फॉरेस्ट कैट्स पर पड़ती है। दोनों डिसाइड कर रहे थे कि एक ही फॉक्सटेल को शेयर करें या फिर उसके लिए लड़ पड़ें। फॉक्सटेल इतनी रेयर थी कि एक एक्स्ट्रा प्लांट मिलना भी बड़ी बात थी। ये देखकर मचामोशा आइवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर ह्यूमंस फार्मिंग कर सकते हैं तो शायद फॉक्सटेल ग्रास भी ग्रो की जा सकती है। इसलिए वो ह्यूमन टाउन्स की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ वो ह्यूमंस को क्रॉप्स उगेते हुए ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि फार्मर्स क्रॉप्स को बंडल्स में कलेक्ट करते हैं और इंटरेस्टिंगली अगली सीजन में वही प्लांट्स दोबारा उगाते हैं। फिर मचमोशा आइवी देखता है कि फार्मर्स एनिमल्स की हेल्प से सॉइल प्रिपेयर करते हैं। वो भी उनका मेथड ट्राई करता है। उस छोटे से क्रीचर को देखकर लोकल फार्मर्स को वो बहुत अडोरेबल लगता है। फार्मर्स उसकी हेल्प करने लगते हैं और मिलकर वो सीड्स सॉइल में प्लांट करते हैं। मचमोशा आइवी फार्मर्स के साथ ही रहने लगता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है और सीजन्स को बदलते हुए देखता रहता है। विंटर गुजरता है, फिर रेनी सीजन आता है और फाइनली स्प्रिंग के आते ही राइस फील्ड्स पूरी तरह से ग्रीन और रेडी हो जाते हैं। एक पूरा साल ह्यूमंस के साथ राइस फार्मिंग सीखने के बाद मखमोशा उन सबको गुड बाय कहता है
और मैजिक फॉरेस्ट वापस लौट आता है। लेकिन उसकी रिटर्न के दिन ही बाकी कैट्स को लगता है कि शायद वो पागल हो गया है, क्योंकि मखमोशा मैजिक का यूज़ करके फॉरेस्ट के एक बड़े एरिया को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ ही देर में वहाँ एक भी ट्री नहीं बचता। अब उसके पास फार्मिंग के लिए एक खाली फील्ड रेडी थी, लेकिन असली स्ट्रगल अब शुरू होती है। मखमोशा बार बार सीड्स ग्रो करने की कोशिश करता है और हर बार फेलियर मिलता है। इतनी फेलियर्स के बाद बाकी कैट्स भी बोर हो जाती हैं। एक एक करके सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मखमोशा हार नहीं मानता। सीज़न चेंज होते रहते हैं, साल बीतने लगते हैं। फिर एक दिन उसकी मेहनत फाइनली रंग लाती है। मखमोशा अपना वेरी फर्स्ट फॉक्सटेल प्लांट ग्रो कर लेता है। ये छोटी सी सक्सेस धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती है। हर साल उसका फॉक्सटेल फील्ड और एक्सपैंड होता जाता है। आखिरकार फील्ड इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी फॉरेस्ट की कैट्स वहां आराम से खेल सकती हैं। मखमोशा की इस अचीवमेंट को हॉनर करने के लिए अस फील्ड का नाम रखा जाता है मखमोशा स्क्वायर, और कैट ड्रैगन अस जगह को अपना स्पेशल टेरिटरी डिक्लेयर कर देता है। उस दिन से एक ट्रेडिशन शुरू हो जाती है। जो भी कैट फॉक्सटेल फार्मिंग में मास्टर बनती है, यूज़े मखमोशा का लेजेंडरी नाम और उसका टेरिटरी इनहेरिट करना पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में कैट ड्रैगन यंग कैट्स को मखमोशा स्क्वायर लेकर आता है। वो उन्हें क्लियरली बताता है कि रिस्पेक्ट की वजह से किसी भी फॉरेस्ट कैट को इस फील्ड में नॉर्मली खेलने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर यंग कैट्स के फेसेस डाउन हो जाते हैं, लेकिन कैट ड्रैगन उन्हें एक सीक्रेट बताता है। साल में सिर्फ एक दिन मखमोशा अपना टेरिटरी सभी कैट्स के लिए ओपन करता है। उस स्पेशल डे पर हर कैट फ्रीली फील्ड में खेल सकती है। कुछ टाइम बाद थर्ड जनरेशन मखमोशा अपने डिसाइपल को कैट ड्रैगन से इंट्रोड्यूस करता है। कैट ड्रैगन जैसे ही उस चबी लिटिल डिसाइपल को देखता है, वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसका फेस और फ्लफी बॉडी ओरिजिनल मखमोशा से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगती है। जितना वो यूज़ देखता है, उतना ही यूज़ यकीन होने लगता है कि ये लिटिल फ्लफ बॉल सच में ओरिजिनल मखमोशा की कॉपी है। एक दिन फॉरेस्ट में एक कैट कैजुअली पूछता है, क्या प्लांटिंग सीजन अब पास आ गया है? ये सुनकर फोर्थ जनरेशन मखमोशा एक क्लेवर कैट को अपना अप्रेंटिस बना लेता है। नए अप्रेंटिस का वेलकम होता है और सबको उसके फ्यूचर फील्ड से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वो ग्रो होते होते फर्स्ट जनरेशन मखमोशा जैसी ही दिखने लगी है। ये कंपैरिजन सुनते ही मास्टर का मूड खराब हो जाता है। उससे इरिटेशन होती है कि प्लांटिंग सीजन आने की बात तो लिटरली सबको पता है। वो अपने यूजलेस अप्रेंटिसेस को चिल्लाकर काम पर लगा देता है। अब फॉक्सटेल सीड्स प्लांट करने का टाइम आ चुका था। मास्टर नए स्ट्राइप्ड अप्रेंटिस को एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग देता है। अगर किसी चीज़ को समझ ना आए तो बिना सोचे कुछ भी फोर्स मत करना। क्वेश्चंस पूछने में कभी हेसिटेट नहीं करना, क्योंकि फार्मिंग में सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है बिना समझे चीज़ों को फोर्स करना। मास्टर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है। आखिर उनका गोल सिर्फ प्लांट्स ग्रो करना नहीं है, उन्हें ऐसा फॉक्सटेल फील्ड बनाना है जहां पूरी फॉरेस्ट के कैट्स खेलने का सपना देखती हैं। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाना उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मास्टर सबसे पहले एक बेसिक रूल बताता है, फॉक्सटेल जितना बड़ा उतना ही बेटर। और जायंट फॉक्सटेल्स ग्रो करने का सीक्रेट है डीप रूट्स। प्लांट्स अपनी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं, और जितनी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी, प्लांट्स उतने ही स्ट्रॉन्ग और बड़े ग्रो करेंगे। अब मास्टर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देता है। वो अपने क्लॉज बाहर निकलता है और सॉइल को डीपली डिग करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे हार्ड ग्राउंड सॉफ्ट और लूज बन जाती है। फिर वो अपने फर्स्ट 2 अप्रेंटिसेस को भी टेक्निक दिखाने को बोलता है। पहला अप्रेंटिस मैजिक का यूज़ करके सॉइल में होल्स क्रिएट करता है। दूसरा अप्रेंटिस अपनी मैजिक स्लाइस से ग्राउंड को परफेक्टली टिल कर देता है। नई अप्रेंटिस को पहले लगता है कि ग्राउंड बस ऊपर से फ्लैट हुई है, लेकिन जैसे ही वो अपना पॉ सॉइल में रखती है, यूज़े समझ आता है कि ग्राउंड एक्चुअली सॉफ्ट और काफ़ी डीप है। तब मास्टर एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट रिवील करता है। दोनों अप्रेंटिसेस इंडिविजुअली सॉइल को प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब दोनों की मैजिक कंबाइन होती है तो रिजल्ट सरप्राइजिंगली परफेक्ट होता है। अब मास्टर नए अप्रेंटिस की तरफ देखता है। वो पूछता है, तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है? स्ट्राइप्ड न्यूकमर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्पेशलिटी बताने लगती है।